बाद वो पायरेट्स उस वुडन वर्कशॉप में पहुंचे और नीटली स्टैक की हुई गोल्ड ब्रिक्स को देखकर अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। उसके बाद उनसे उन गोल्ड ब्रिक्स पर झपट्टा मारने का इंतजार नहीं हुआ। इन लालची पायरेट्स के लिए भला वो सिर्फ एक सिंगल पीस से कैसे सेटिस्फाई हो जाते। देखते ही देखते जिन पायरेट्स को गोल्ड नहीं मिला उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली। अचानक वो वर्कशॉप एक कलेश में बदल गई। फिर बाहर से आने वाली ठक ठक की कई आवाजें आईं। डोर के पास खड़े एक पायरेट ने फाइनली कुछ गड़बड़ नोटिस की। ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया। उसी वक्त जिन फैमिली के सोल्जर्स पूरा वर्कशॉप आर्मर्स के साथ कंप्लीटली सील करते हुए दिखाई दिए। फिर सैकड़ों आग लगे तीर वर्कशॉप की तरफ बरसने लगे। अगले ही सेकंड एक जोर के धमाके के साथ पूरा वर्कशॉप आग की लपटों में घिर गया। तभी अंदर मौजूद पायरेट्स को एहसास हुआ कि ये एक जाल था। इन खतरनाक आग को देखकर सब पैनिक हो गए। इस वक्त सभी पायरेट्स बुरी तरह गालियां देने लगे और डेस्परेशन में अपने नाइव्स और बॉडी की पावर लगाकर उन वुडन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करने लगे। पर जब उन्होंने बाहर का लगा हुआ आर्मर कवरिंग देखा तो उनकी बची हुई सारी होप भी चली गई। जैसे जैसे आग और भड़कने लगी, अंदर से आने वाली वो गालियां और मदद की चिल्लाहटें धीरे धीरे मध्यम पड़कर खत्म हो गईं। करीब 10 मिनट के अंदर ही बचे हुए सभी पायरेट्स जलकर कंप्लीटली राख बन गए थे। उनका कोई नामोनिशान नहीं बचा था। हिल के ऊपर खड़े होकर टैंगलन उड़ते हुए धुएं की तरफ देखते हुए मिथिकल टर्टल काउंट से पूछता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, क्या तुम मेरे बेटों और मुझे अब जाने दे सकते हो। मिथिकल टर्टल काउंट मुड़ता है और कहता है, इतनी भी जल्दी नहीं, मेरे लिए अभी एक आखिरी काम है जो तुम्हें और करना है। ये सुनकर टैंगलन अपने दांत पीसते हुए कहता है, अब तो ये 100 से ज्यादा वॉरशिप्स भी तुम्हारी जिन फैमिली की हो चुकी हैं, अब तुम्हें और क्या चाहिए। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लग रहा कि अपनी औकात से ज्यादा खाने से तुम्हारा दम घुटकर मौत न हो जाए। हालांकि जिनझुओ ने इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस एक ऐसी लुक दी जैसे वो बोल रहा हो, तुझे मेरी बिना बोले ही आगे की स्टोरी पता है। ये देखकर टैंगलन ऑटोमेटिकली समझ गया, क्या तुम्हारा प्लान ये है कि मैं तुम्हारे लिए 94 के पायरेट्स होने का नाटक करूं ताकि तुम्हें आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन वापस जीतने में मदद मिले। वहीं दूसरी तरफ मिथिकल टर्टल काउंट और शेनलैंग लगभग 1 महीने से काउंट के मैंशन से दूर थे। इन 20 से ऊपर दिनों के अंदर जिन मुलान ऑलमोस्ट थक कर चूर हो चुकी थी। अब उस मैंशन के डिफेंस का पूरा भार सिर्फ अकेले उसके कंधों पर टिका हुआ था और मैंशन में सिर्फ 1000 फैमिली प्राइवेट सोल्जर्स ही बचे थे। सेफ्टी के लिए उसने मैटर्स को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था और दिन में 3 घंटे से ज्यादा कभी सोई नहीं थी। इतना थकने के बाद भी अपने हस्बैंड के अचानक वापस आने पर उसको निराश न करने के लिए वो इन्हीं 3 घंटों में अच्छे से नहाने धोने का ध्यान रखती थी और यहां तक कि टाइम बचाने के लिए वो बाथटब के अंदर ही सो जाती थी। फिजिकल एग्जॉशन तो एक बात थी, पर मेंटल फटीग सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके फादर सिर्फ 4000 ट्रूप्स को लीड करते हुए 94 की 30,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी से लड़े थे और उसके हस्बैंड ने भी सिर्फ 2000 ट्रूप्स को लीड करके फ्यूरियस टाइड सिटी कब्जे में ली थी। ये दोनों ही तरफ काफी पेरिलस वेंचर्स थे जो एक्सट्रीमली डेंजरस थे। फिर भी अब तक वहां से कोई भी न्यूज नहीं आई थी, जिसके चलते नेचुरली वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गई थी। खासकर जब उसने याद किया कि पिछली बार जब उसका पति वापस लौटा था, उसके साथ सिर्फ फिजिकली जबरदस्ती नहीं की गई थी बल्कि उसे सीरियसली इंजर भी किया गया था। इस बात से जिन मुलान का गुस्सा फट पड़ा। चो यावेर, तुम बेशरम औरत, इस बार तुम्हारे दिमाग में मेरे हस्बैंड के लिए गलती से भी ख्याल मत लाना। किसी दिन मैं जिन मुलान तुम्हारी बॉडी की बोटी बोटी करके तुम्हें ठीक करूंगी। इन सभी गहरे थॉट्स के बीच में उसे नींद आने लगी और एक ही पल में जिन मुलान गहरी नींद में चली गई। मार्किस की अटेंडेंट लिटिल बिंग जो वहां से नजारा देख रही थी, उसे अपनी मिस्ट्रेस की ऐसी थकी हुई हालत देखकर बहुत डीप दुख महसूस होता है। बस यही उम्मीद कर रही थी कि जल्दी ही काउंट और यंग मास्टर शेन वापस सक्सेसफुल होकर लौट आए। इस वक्त जिन हाउस होल्ड की मालकिन अपने उस एंसेस्ट्रल हॉल के आगे घुटने के बल बैठकर मिथिकल टर्टल काउंट और शेनलैंग दोनों के लिए प्रेयर कर रही थी। अपनी सिंसेरिटी दिखाने और एंसेस्टर से उन दोनों मर्दों को उन फ्रंट लाइन से सेफली लाने और प्रोटेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने की खातिर इस औरत ने दिनों तक न कुछ खाया था और न कुछ पिया था, बस प्योर डिवोशन के साथ घुटनों पर बैठी हुई थी। ठीक तभी उस हॉल के आगे से अचानक एक हड़बड़ाए हुए मैसेंजर की आवाज आई, मालकिन मिस मुलान, हमारी जमीन पर एनिमी की मूवमेंट आई है। जिन स्वॉर्ड लेडी घायल होकर वापस लौट आई है। ये सुनकर जिन फैमिली की मालकिन तुरंत अपनी तलवार निकालती है और बाहर की तरफ दौड़ती है, जबकि मुलान भी फटाक से अपनी ट्रूप्स को लीड करते हुए अपनी मां के ठीक पीछे भागती है। इस वक्त उन्होंने सामने जिन स्वॉर्ड लेडी को देखा जो पूरी तरह से घावों से भरी थी और बेहद बुरी हालत में उनकी तरफ खींचते हुए आने की स्ट्रगल कर रही थी। मालकिन मिस मुलान, किसी रीजन से एक बड़ा सा बैंडिट्स का ग्रुप जिनके पास कुतुहुआन फ्लैग लगा था, वो हमारी जमीन पर घुस आया है। ये कुतुहुआन नाम सुनकर मालकिन और मुलान दोनों शॉक रह गई थीं। कुतुहुआन प्रोविंस ऑफ द सदर्न जर्नी से बिलोंग करने वाला एक नोटोरियस बैंडिट है जो अपने रूथलेस और घटिया ईविल डीड्स के लिए जाना जाता था। उसकी कमान में सैकड़ों बुरे लोग हैं। उसके ऊपर से ये बात भी है कि वो पूरी तरह से मिस्ट्री के पर्दे में रहता है, किसी ने भी उसका सच्चा चेहरा नहीं देखा। इस पॉइंट पर आकर जिन स्वॉर्ड लेडी जो अभी तक खुद को वापस आने के लिए इतना पुश कर रही थी, आखिरकार उस पूरी थकान और पेन की वजह से वहां पर कोलैप्स हो जाती है। मुलान क्विकली आगे जाकर उनकी इंजरीज चेक करती है, पर क्यूरियसली सभी वुंड्स हालांकि काफी सिवियर लग रहे थे, पर उन वुंड्स ने डायरेक्टली सभी वाइटल एरियाज को अवॉइड किया था। मालकिन ने तुरंत किसी को जाकर डॉक्टर एन को लाने का ऑर्डर दिया ताकि उनकी उन इंजरीज को ट्रीट किया जाए। थोड़ी आराम की सांस लेते हुए जिन स्वॉर्ड लेडी ने अपना वो पूरा एक्सपीरियंस बताना कंटिन्यू किया। अभी ठीक थोड़ी देर पहले हमारी जमीन पर उस कैवलरी पेट्रोल को लीड करते हुए हमारा उस बैंडिट्स के ग्रुप से सामना हुआ था जो लोगों को बिना रहम खाए दौड़ा दौड़ा कर मारना चाह रहे थे। बिना कोई दूसरा सेकंड लिए मैंने अपनी ट्रूप्स को लीड करते हुए उनसे लड़ाई स्टार्ट की। बदकिस्मती से उनका ग्रुप आउटनंबर कर रहा था और सिर्फ मैं किसी तरह से बाहर निकलकर वापस आकर ये रिपोर्ट देने में सक्सेसफुल रही। लेकिन मिस वो डायरेक्टली मेरी जान ले सकते थे, फिर भी उन्होंने मुझे जिंदा भागने दिया और यहाँ ये न्यूज देने दी। मुझे डर है कि उनका ये एक्ट साफ झूठा और ट्रैप था। डॉक्टर एन जो अब तक आ चुका था, उसने भी अपने वर्ड्स ऐड किए। भले ही कुतुहुआन एक बैंडिट है, पर उसने पहले कभी न्यू रिवर काउंटी में फेस नहीं दिखाया। मुझे भी लगता है कि ये एक डिवर्जन का ट्रैप है। कोई दूसरा आदमी है जो कुतुहुआन बनने का नाटक कर रहा है ताकि तुम्हें किसी बहाने बाहर लाया जा सके।
इन दोनों बातों के एनालिसिस को सुनकर मुलान कंप्लीटली एक दुविधा में फंस गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कंप्लीटली अपनी कैवलरी फोर्सेस को खुद से लीड करना चाहिए और अपने उन लोगों को बचाना चाहिए या वही रहना और मैंशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक कैवलरी को एंगेज करने के लिए भेजकर लेकिन डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करके। मुलान ने अचानक खुद को बहुत ही गहरी दुविधा में पाया। अभी के टाइम कैसल से निकलना सीधा सीधा उस दुश्मन के हाथों की कठपुतली बनना होता, पर अगर वो इन सब लोगों के बचाव में नहीं जाती तो जिन फैमिली के लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा या वो मारे जाएंगे। हमें उन्हें बचाना होगा, हमें उन्हें किसी हाल में बचाना ही होगा। ये दिमाग में तय करते हुए जिन मुलान कंप्लीटली ये डिसाइड करती है कि उन्हें ठीक अभी अपनी ट्रूप्स भेजनी ही चाहिए ताकि अपने लोगों को बचाया जा सके। अगर ऐसा नहीं किया इस टेरिटरी के लॉर्ड बनने का जिन फैमिली के पास और क्या अधिकार बचा। उसने फिर तुरंत जिन फैमिली की लेडी की ओर ध्यान देते हुए पूछा, मदर, क्या अभी भी आपको सू फैमिली की सभी तलवार की स्किल्स ठीक से याद है? मैं आपके पीछे इन सभी 700 ट्रूप्स को छोड़कर पूरी 300 कैवलरी फोर्सेस लेकर जाने वाली हूं अपने लोगों की भलाई की खातिर। क्या ये हमारे काउंट के मैंशन को डिफेंड करने के लिए इनफ है? लेडी ऑफ द जिन फैमिली जल्दी से उसे अश्योर करती है, अगर मैं उसे ठीक से भूल भी जाती हूं, एक बार जब मेरी जिंदगी का सवाल आएगा मैं खुद ही इजीली वो सब नेचुरली याद कर लूंगी। टेंशन मत लो, मेरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी न किसी हाल में जिन फैमिली के कैसल को डिफेंड कर सकूंगी। अचानक शेन लैंग का भाई शेन जियन आर्मर पहने हुए दौड़ कर आता है और चिल्लाता है, सिस्टर इन लॉ मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलकर दुश्मनों से लड़ना चाहता हूं। जब से शेन फैमिली काउंट्स मैंशन में शिफ्ट हुई थी, शेन जियन कई जिन फैमिली एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। अब जब उसकी खुद की फैमिली ट्रबल में थी तो शेन जियन छुपकर बैठने वालों में से नहीं था, पर मुलान उसे डायरेक्टली रिफ्यूज कर देती है और उससे घर पर रहकर अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करने को कहती है। शेन जियान अभी भी कन्विंस नहीं था। मैं आधे साल से ज्यादा टाइम से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं बैटल क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? हालांकि उसकी फ्रस्ट्रेशन के बावजूद मुलान उस पर और ध्यान नहीं देती। भले ही वो शेन जियन की अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की डिजायर को समझती थी, पर वॉर में जाना बच्चों का खेल नहीं था। अगर उसके ब्रदर इन लॉ को कुछ हो गया तो वो अपने हस्बैंड को क्या मुंह दिखाएगी? कुछ ही देर बाद 300 कैवलरी पूरी तरह असेंबल हो चुके थे और मुलान एक बार फिर अपने घोड़े पर निकलने के लिए रेडी थी। अचानक जिन स्वॉर्ड लेडी जिसने अभी अभी अपने वूंड्स पर पट्टी बांधी थी दौड़कर बाहर आती है। मिस, प्लीज मुझे भी अपने साथ बैटल में चलने दीजिए। मुलान उसे रिफ्यूज करने ही वाली थी, पर जिन स्वॉर्ड लेडी उसकी बात काट देती है। आप फिक्र मत कीजिए मिस, मेरी इंजरी सीरियस नहीं है। मैंने अपनी आंखों से अपने भाइयों को उन जानवरों के हाथों मरते हुए देखा है। अगर मैं इस बैटल में नहीं गई और अपने हाथों से रिवेंज नहीं लिया तो मैं जिंदगी भर बेचैन रहूंगी। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर मुलान ने उसे और रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी प्यारी बहन, तो चलो एक साथ चलते हैं और उनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहने के बाद जिन मुलान ने ऑर्डर दिया और सारी कैवलरी उसके पीछे पीछे सिटी गेट से बाहर निकल पड़ी। इस वक्त ढलते हुए सूरज की आखिरी किरण वैली के घने जंगल पर पड़ रही थी, जो एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल सीन क्रिएट कर रही थी। इस सीन में काले कपड़ों में लोगों का एक ग्रुप पेड़ों पर उस रस्ते के आसपास घात लगाए बैठा था जहां से जिन मुलान और उसकी ट्रूप्स को गुजरना था। उन्होंने चुपचाप मुलान और उसकी टीम को तेजी से अपने सामने से गुजरते हुए देखा। इस ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि जिन मुलान का कजन सू जियनतिंग था। उस मोमेंट पर वो जिन मुलान को एक कॉम्प्लेक्स गेज से देखता है। इस औरत को मेरी पत्नी बनना था, पर बदकिस्मती से ये उस बास्टर्ड शेन लैंग के हिस्से में चली गई। पर कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम एक विडो बनने वाली हो। ऊपर से क्राउन प्रिंस को तुम पसंद आ चुकी हो। अगर मैं तुम्हें पा नहीं सकता तो तुम मेरी सू फैमिली के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनोगी। जैसे ही तेजी से रात होती है, यह देखकर कि शेर को पहाड़ से दूर ले जाने का उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, सू जियनटिंग अपने अगले प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करता है। वो हिल के टॉप पर ब्राइटली जगमगाते हुए काउंट्स मैंशन की तरफ देखता है। इस ऑपरेशन में मेरे फादर की कमांड है। किसी भी कीमत पर हमें उस आइटम को सीज करना ही होगा। आंट, मुझे उम्मीद है कि जब आप मुझे देखेंगी तो अपनी मर्जी से उसे मुझे सौंप देंगी। फिर अपना मास्क पहनते हुए वो ऑर्डर देता है, इस बैटल में किसी को मत छोड़ना, भले ही वो सुपेपे ही क्यों ना हो। जो भी रेजिस्ट करे उसे बिना किसी रहम के मार डालो। इसके साथ वो सैकड़ों से ज्यादा स्किल्ड काले कपड़े पहने आदमियों को लीड करते हुए काउंट्स मैंशन की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कई मील दूर वो मार्शल फैनेटिक टांग यान एक घोड़े पर सवार एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा गहरी सोच में डूबा था। उसके पीछे जमीन पर लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। जिन मुलान से हारने के बाद वो अपने मास्टर ली क्यांचो के साथ एक नई स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लिए सदर्न सी स्वॉर्ड आइलैंड वापस चला गया था। ये टेक्निक एक जेड स्टोन के अंदर छुपी हुई थी और खुद ली क्यांचो को भी इसे डिकोड करने में 10 साल लग जाते। अगर कोई इससे कम टाइम में डिसाइफर करना चाहता था तो सिर्फ एक ही इंसान इसके काबिल था, और वो बंदा था शेन लैंग। इस वक्त टांग यान हेल्पलेस होकर उस क्रिप्टिक मैप को देख रहा था जो उसके मास्टर ने ड्रॉ किया था। जब से उसने मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की टेरिटरी में एंटर किया था, न सिर्फ रास्ते पहचानना मुश्किल हो रहा था बल्कि उसका सामना 3 बैंडिट्स के ग्रुप से भी हुआ था। जो बात उसे नहीं पता थी वो ये थी कि असल में वहां 1 दर्जन से ज्यादा रॉबर्स के ग्रुप्स थे। हालांकि जब उसने पहले 3 ग्रुप्स को आसानी से हरा दिया तो बाकी बचे बैंडिट्स इतने डर गए कि उन्होंने उसके सामने आने की हिम्मत ही नहीं की। टांग यान अपने सामने उस 3 रास्तों वाले चौराहे को देखते हुए सांस लेता है और खुद से बड़बड़ाता है, मेरे मास्टर खुद भी रास्ता लीड कर सकते थे, पर उन्होंने जिद पकड़ ली और मना कर दिया। मुझे सच में समझ नहीं आता कि आखिर मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन में इतना डरने वाली क्या बात है। पर मेरे मास्टर ने इंस्ट्रक्ट किया था, अगर 2 रास्ते मिले तो राइट चुनना, अगर 3 मिले तो मिडिल वाला। तो मैं अपने मास्टर की एडवाइस मानूंगा और मिडिल पाथ लूंगा। इस बार टांग यान ने फाइनली बिल्कुल करेक्ट पाथ चूज किया, इस बात से बेखबर कि उस मार्शल फैनेटिक टांग यान का ये अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस इस मोमेंट पर जिन फैमिली की किस्मत बदलकर रख देगा। थोड़ा पीछे चलें तो फ्यूरियस टाइड सिटी में चू यावर के कासल में मिस, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बार मेरी जान बचाई थी, और अब ऐसा अनग्रेटफुल काम करने के बाद मैं किसी जानवर से भी बदतर हूं, पर मेरे बच्चों की जिंदगियां चू टियानवे के हाथों में हैं। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो मारे जाएंगे। चौ यावर अपना सिर हिलाती है, तुम मजबूर थी इसलिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी,
पर तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी और तुमने मुझे जहर देना बंद क्यों कर दिया। शूशु ने चू याओएर को बताया क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और क्योंकि चू तियानवे जिन फैमिली के क्लिफ वॉच आइलैंड पर अटैक कर रहा था, जबकि फ्यूरियस टाइड सिटी को डिफेंड करने के लिए उसको आपकी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने टेम्पररी तौर पर मुझे आपको जहर देने से रोक दिया था। शूशु का आंसर सुनकर चो याओएर का दिल पूरी तरह झंझोड़ उठा। इतने सालों तक मैंने लॉयल होकर अपने अडॉप्टिव फादर के लिए अनगिनत सिटीज जीती और अब वो लिटरली मुझे मारना चाहता है। शेन लैंग सही था। चो तियानवे, अब मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई उधार बाकी नहीं है। हमारे बीच का कर्ज अब चुकता हो चुका है। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपना सारा बोझ हटा दिया हो। फिर उसने शेन लैंग की तरफ देखा। शेन लैंग, ये कासल और पूरी फ्यूरियस टाइड सिटी अब तुम्हारी है। मैं अपने लोगों को लेकर कहीं दूर जा रही हूं। आज के बाद से हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं। घनी काली रात में मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की टेरिटरी के अंदर आने वाला एक गांव आग की लपटों में घिर चुका था। इस वक्त तांग और सू फैमिलीज के सोल्जर्स, जो कुतुहुआन बैंडिट्स के भेस में थे, गांव में बुरी तरह मारकाट मचा रहे थे। लोगों के रोने और मदद की चिल्लाहटों ने इन आदमियों के अंदर के जानवर को और जगा दिया। उनके दिलों की गहराइयों में छुपे राक्षस बाहर आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने अपनी मशालें फेंकी और घरों में आग लगाई, उन्हें एक ऐसी खुशी महसूस हुई जिसे बयान नहीं किया जा सकता। जिन फैमिली के अनगिनत सर्वाइवर्स अपने घरों को जलता देख और अपने रिलेटिव्स को बुरी तरह मरते देख पूरी तरह से बेबस और निराश हो चुके थे, जो उन्हें एक एंडलेस डर में धकेल रहा था। उन आग की लपटों के बीच हंसते हुए उन फेक बैंडिट्स में से एक ने कहा, क्या तुम कीड़े मकोड़ों को बेबस फील हो रहा है? अभी भी जिन फैमिली से उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो तुम्हें आकर बचाएगी? भूल जाओ, जिन फैमिली खुद जल्दी खत्म होने वाली है। भला अब उन्हें तुम्हारी क्या परवाह होगी। ठीक उसी वक्त तांग फैमिली का फोर्थ यंग मास्टर ठरक में अंधा होकर एक खूबसूरत औरत को पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने के इरादे से। ये देखकर उस औरत का पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे दौड़ता है, पर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। मास्क पहने होने के बावजूद टैंग 4 की वो घिनौनी हंसी छिपाई नहीं जा सकी। फड़फड़ाना बंद करो तुम लोग। देखो, तुम्हारी बीवियां और बेटियां अब सफर करने वाली हैं और फिर भी तुम्हारे मास्टर्स अब तक अपनी शक्ल दिखाने नहीं आए। क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि जिन फैमिली को तुम्हारी जिंदगियों की कोई परवाह नहीं है? हालांकि इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, जमीन बुरी तरह कांप उठी। आवाज की डायरेक्शन में देखने पर उन्हें काली रात को चीरती हुई बड़े बड़े घोड़ों पर वॉरियर्स की एक टुकड़ी उनकी तरफ तेजी से आती दिखी। उन्हें लीड कर रही थी खुद बहादुर जनरल जिन मुलान। वो 300 कैवलरी को लीड कर रही थी, हाथों में लंबे भाले उठाए हुए, और चिल्लाई, इन सभी जानवरों को मार डालो। जिन मुलान को देखते ही विलेजर्स की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उनके लॉर्ड उन्हें बचाने आ चुके थे और ये इस बात का प्रूफ भी था कि जिन फैमिली ने उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा था। मुलान और कैवलरी के वहां आने पर टैंग 4 जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसकी आंखों में नखरीली नफरत दिख रही थी। जिन मुलान, तेरी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुझे मरने की इतनी ही जल्दी है तो देखते हैं कि सू फैमिली द्वारा सपोर्ट किए गए वेस्टर्न रीजन्स के इन 50 एक्सपर्ट वॉरियर्स के आगे तू कब तक टिक पाती है। ये सोचते हुए टैंग 4 ने अपनी तलवार घुमाई और जोर से चिल्लाया, सब लोग घोड़ों पर सवार हो जाओ और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। आज हम इन्हें दिखाएंगे कि जिन फैमिली की कैवलरी ज्यादा ताकतवर है या फिर कुतुहुआन ज्यादा स्ट्रांग है। ये कहने के बाद उसने फुल स्पीड में अपनी टीम को जिन फैमिली की कैवलरी की तरफ लीड किया। कुछ ही पलों में दोनों फोर्सेज एक दूसरे से भिड़ गईं, फियर्सली एक दूसरे से टकराते हुए और लड़ते हुए। जिन मुलान सीधा टैंग 4 की तरफ निकली। अगले ही सेकंड सही मौका देखकर उसने अपने घोड़े पर हल्का सा टैप किया, हवा में उछली और अपना लंबा भाला टैंग 4 की तरफ घुमा दिया। भले ही जिन मुलान की सोर्ड्समैनशिप यंगर जनरेशन में टॉप लेवल की ना हो, पर टैंग 4 के अगेंस्ट वो उसे अकेले संभालने के लिए इनफ थी। टैंग 4 को हारते देखकर टैंग 5 और टैंग 7 भी इस जंग में कूद पड़े। इस बेशरम 3vs1 टैक्टिक को फेस करते हुए जिन मुलान जैसी स्ट्रांग वॉरियर भी एक मोमेंट के लिए खुद को दबा हुआ फील करने लगी। दूसरी तरफ हालांकि जिन फैमिली की कैवलरी के पास नंबर्स और इक्विपमेंट का एडवांटेज था, पर टैंग फैमिली के एलीट मास्टर्स और सू फैमिली के वेस्टर्न रीजन्स के उन वॉरियर्स को फेस करते हुए अल्टीमेटली वो भी डिसएडवांटेज में आने लगे थे। जैसे जैसे जिन फैमिली की कैवलरी एक एक करके गिरने लगी, टैंग फैमिली के मास्टर्स ने भी जिन मुलान की पोजीशन की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया। अब उन 3 टैंग ब्रदर्स से घिरे होने और दुश्मनों को पास आते देख जिन मुलान ग्रेजुअली थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील करने लगी थी। ये देखकर पास खड़े विलेजर्स परेशान हो गए। हम ऐसे ही खड़े रहकर अपने लॉर्ड को इन नीच लोगों से पिटते हुए नहीं देख सकते। चलो अंदर चलकर इनको मारते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बोला, हर एज के लोगों ने अपने फावड़े और कुदाल उठा लिए और जिन मुलान की साइड दौड़ पड़े। जिन मुलान शॉक हो गई और जल्दी से चिल्लाई उन्हें पास आने से रोकने के लिए। हालांकि इस मोमेंट की डिस्ट्रैक्शन ने टैंग 4 को स्ट्राइक करने का मौका दे दिया और उसने अपनी तलवार सीधा मुलान के फेस पर एम कर दी। मुलान टाइम पर डॉज नहीं कर पाई और उसके सिर का हेलमेट जमीन पर जा गिरा। वो बेचारे आम विलेजर्स इन एक्सपर्ट्स के आगे बिल्कुल पावरलेस थे और इंस्टेंटली मारे गए। इन जानवरों ने भागते हुए विलेजर्स को भी नहीं बख्शा और अपने पीछे लाशों का ढेर लगा दिया। ये देखकर मुलान गुस्से और दुख से दहाड़ उठी। जानवरों, लगता है तुम मौत मांग रहे हो। उसकी स्पीयर मूवमेंट्स और भी खतरनाक हो गईं। उसने सीधा टैंग 4 के सीने पर वार किया, पर अगले ही सेकंड मुलान के पीछे एक वेस्टर्न रीजन्स का एक्सपर्ट अपीयर होता है और अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसकी पीठ पर एक स्टोन हैमर मार देता है। जिन सोर्ड लेडी अपनी लेडी को घायल देखकर तुरंत मदद के लिए आधी दर्जन कैवलरी को बुलाती है। घायल होने के बावजूद जिन मुलान ने किसी चीज का डर नहीं दिखाया। उसे विलेजर्स की सेफ्टी इंश्योर करनी थी और बाकी बचे सोल्जर्स को जिंदा वापस ले जाना था। वो अभी हार नहीं मानने वाली थी। जिन फैमिली की ऑनर बचाने के लिए मौत तक लड़ने को तैयार थी। जैसे ही वो अपने आखिरी स्टैंड के लिए तैयार होती है, तभी तेजी से भागते घोड़ों की टापन की आवाज पास आई, जो वहां मौजूद सभी कैवलरी से भी ज्यादा तेज थी। उनके लीडर ने भी एक मास्क पहना था जिस पर कू कैरेक्टर बना था। सब लोग शॉक में थे, ये सोचते हुए कि क्या ये असली कुतुहुआन बैंडिट्स है। अपनी डिस्गाइज का भांडा फूटता देख टैंग 4 ने जल्दी से अपने आदमियों को इकट्ठा किया वहां से भागने के लिए।
असली कुतुहुआन अपने मास्क के अंदर कोल्डली स्नॉट करता है। भागने का सोच रहे हो? देखते हैं तुम बच के कैसे निकलते हो। ये कहने के बाद उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और सीधा बैटल में चार्ज कर दिया। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ा, एकदम लाइटनिंग की तरह वार करते हुए। उसने तेजी से टांग फोर को पकड़ लिया, पर कुतुहुआन ने उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया और पलक झपकते ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस सीन ने जिन मुलान को पूरी तरह हैरान कर दिया। फिर भी अपने सामने खड़े उस बंदे की आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए जिन मुलान पूरी रिस्पेक्ट के साथ आगे आई अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने। आपकी इस हेल्प के लिए मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कमाल की स्किल्स के साथ आप जरूर असली कुतुहुआन होंगे। कुतुहुआन सिर हिलाता है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कि कोई मेरी पहचान चुराकर मासूमों की जान ले रहा था और मेरी रेपुटेशन खराब कर रहा था। मैंने कुतुहुआन ने हमेशा सिर्फ बुरे लोगों को टपकाया है ताकि जस्टिस दिया जा सके। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिन मुलान ये सुनकर एक बार फिर झुकती है और कहती है, मिस्टर कू, इस बार की आपकी असिस्टेंस को जिन फैमिली हमेशा याद रखेगी। अगर आपको फ्यूचर में कभी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज किसी को भेजकर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जिन फैमिली आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कुतुहुआन के मास्क के पीछे से एक जोरदार हंसी आती है। हम जैसे छोटे लोग भला मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के साथ जुड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? अब मैं चलता हूँ, अलविदा। फिर वो मुड़ा और अपने फॉलोअर्स के साथ चला गया, फुल स्टाइल में निकलते हुए। कुतुहुआन को जाते देख जिन मुलान आहें भरने लगती है। ऐसा हीरो जो बुरे लोगों को सजा देता है और अच्छाई फैलाता है, उसे एक इतने दुष्ट और बुरे इंसान के रूप में कैसे मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे फादर और हस्बैंड के साथ भी सब ठीक हो। एक दिन पहले फ्यूरियस टाइड सिटी में चू टियानवे की सारी साजिशों के बारे में जानने के बाद चू यावर ने थंडरस आइल छोड़ने का फैसला किया, जिसने उसे पिछले 20 सालों से कैद करके रखा था, और फ्यूरियस टाइड सिटी शेनलैंग को सौंप दी। हालांकि जैसे ही वो जाने के लिए घूमती है, शेनलैंग उसके सामने आ जाता है। चो यावर, तुम जा सकती हो, पर उस बच्चे का क्या जो तुम्हारे पेट में है? चू यावर बहुत कोल्डली रिस्पॉन्स देती है, अगर ये बच्चा सेफली पैदा हो गया तो मेरे आसपास ऐसी कई एक्सपीरियंस्ड औरतें हैं जिनके साथ मिलकर इस बच्चे को बड़ा करना आसान ही होगा। ये सुनने के बाद शेनलैंग थोड़ा दुविधा में पड़ गया। उसे यकीन था कि चो यावर बच्चे की सेफ ग्रोथ इंश्योर करेगी और वो मन ही मन उम्मीद कर रहा था कि वो एक लड़की हो। अगर वो एक लड़का हुआ तो ऐसी खतरनाक माँ और इतनी औरतों के बीच बड़े होने पर ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे की फिजिकल हेल्थ पर असर डाल सकता था। अब जबकि चो यावर बच्चे को रखने के लिए तैयार थी तो बच्चे के सेफली पैदा होने के लिए शेनलैंग उसके अंदर छुपे उस मेटालिक पॉइजन बीड्स को निकालने का प्रपोज करता है। भले ही ये बच्चा इलेजिटिमेट था, पर आखिरकार था तो उसी का खून। शेनलैंग तेजी से उन 5 पॉइजन बीड्स को बाहर निकालता है। इन छोटे छोटे दानों को देखकर, जो मुश्किल से 1 मिलीमीटर के थे, ये मानना बड़ा मुश्किल था कि इनकी टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा खतरनाक थी। फिर उसने सेफ कीपिंग के लिए उन पॉइजन पिल्स को एंजाइशन के हवाले किया, उस पर सख्त जोर देते हुए कि उन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ना मत, क्योंकि उनमें से बस एक का टूटना ही जानलेवा हो सकता था। चो यावर उसकी बातें सुनकर तुरंत उठकर बैठ गई। शेनलैंग इतना जहरीला होना सच में बहुत रेयर है। फिर वो अपने लोगों के साथ निकलने की तैयारी करती है, पर शेनलैंग उसे दोबारा रोकता है। तुम अभी नहीं जा सकती। झांग जी के 6000 ट्रूप्स वहां मेरा वेट कर रहे हैं। तुम्हें उसे हराने में मेरी मदद करनी होगी। चो यावर काफी पजल्ड होकर शेनलैंग की तरफ देखती है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे मेरा क्या लेना देना? इस सवाल के सामने शेनलैंग अनएक्सपेक्टेडली बिल्कुल बेशर्म होने पर उतर आता है, क्योंकि तुम्हें चो यावर को मैंने ठीक किया है। तुमने खुद कहा था कि मुझ पर तुम्हारा एक एहसान बाकी है। ऊपर से तुमने मेरे ऊपर असॉल्ट किया था। क्या तुम्हें इसका कॉम्पेंसेट नहीं भरना चाहिए? फिर शेनलैंग बहुत चालाकी से मुस्कुराता है। बात सिंपल है, बस मुझे एक नाटक क्रिएट करने में हेल्प करो। ऐसा प्रिटेंड करो जैसे हमारी बातचीत फेल हो चुकी है, और फिर मैं तुम पर अटैक लॉन्च करूंगा। तुम पत्थरों की उस बारिश में मर जाने का नाटक करना, और हम तुम्हारी ट्रूप से लड़ते हुए सिटी गेट्स को स्टॉर्म देंगे। इस तरह झांग जी बेवकूफ बनकर पीछे से मुझ पर एम्बुश करेगा, फिर हम दोनों साथ मिलकर उसे एलिमिनेट कर देंगे। शेनलैंग का प्लान सुनकर चो यावर का चेहरा नफरत से भर जाता है। कितनी झंझट है, खुद ठीक से लड़ नहीं सकते पर फिर भी लड़ने की जिद करते हैं। शेनलैंग बोलता है, तुम्हें इसकी हिम्मत किसने दी? मन मारकर इस प्रिटी बॉय का कोई एहसान न रखने के इरादे से उसने आखिर में कहा, इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपनी ट्रूप्स को लीड करके झांग जी को खत्म कर दूंगी। शेनलैंग वापस चिल्लाता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हारे सोल्जर्स की जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है? थोड़ी सी झंझट उठा लेने से हमारी मौतों को कम किया जा सकता है, समझी? शेनलैंग का यह भाषण सुनकर चो यावर लगभग पागल हो रही थी। इस वक्त उसकी सच में शेनलैंग को मार डालने की इच्छा हो रही थी। अपने अंदर के उस गुस्से को दबाते हुए चो यावर शेनलैंग को पकड़ती है और तेजी से बाहर निकलती है। जैसे 1 सेकंड और रुकने से वो अपना कंट्रोल खो देगी और शेनलैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगी। जब वो दोबारा सिटी गेट के टॉप पर खड़े थे, शेनलैंग डर के मारे जोर से चिल्लाया। उसे सिटी वॉल के ऊपर से उसकी कॉलर पकड़कर लटकाया जा रहा था। जिनहुई और बाकी सब लोग शॉक्ड थे। ओ नहीं, यंग मास्टर शेन डेंजर में है। हालांकि अगले ही सेकंड चो यावर शेनलैंग को नीचे फेंक देती है। शेनलैंग की हवा निकल चुकी थी। डैम इट बड़ी बहन, ये 5th फ्लोर से गिरने जैसा था। क्या तुम सच में मेरी जान लेना चाहती हो? जिन शेंग और बाकी सब डर के मारे कांप गए थे और 100 मीटर रेस की स्पीड से दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही शेनलैंग जमीन पर गिरने वाला था, जिन शेंग हवा में उछलकर अपने यंग मास्टर शेन को कैच कर लेता है। जमीन पर आने के बाद अभी तक डर से कांपते हुए शेनलैंग अंदर ही अंदर चो यावर को भारी गालियां दे रहा था। मेरी वाइफ बिल्कुल सही कहती थी, तू 1000 बार कटने लायक है। फिर वो गुस्से में पीछे घूमता है और चिल्लाता है, कैटapults रेडी करो, हम वॉर पे जा रहे हैं। उसके ये बोलते ही सभी सोल्जर्स ने इमीडिएटली कैटapults रेडी कर लिए। फिर शेनलैंग दोबारा सिटी के टॉप की तरफ चिल्लाता है, चो यावर, तू चुड़ैल, आज तेरी मौत का दिन है। अपने एंड को फेस करने की तैयारी कर। कैटapults रेडी, फायर। जैसे ही उसने ये बात बोली, कई मीटराइट मैग्नेट बोल्डर्स हवा से चो यावर की तरफ फेंके गए, पर सुस्त होने की बजाय उसने अपनी गोस्ट ब्लेड घुमाई और आसानी से उन सबको चकनाचूर कर दिया।
चो याओर की बॉडी में उस हैवी मेटालिक कंटेंट के कारण अनगिनत मैग्नेट पाउडर तुरंत उसके चारों तरफ लिपट गया। शेन लैंग की परफॉर्मेंस में साथ देने के लिए चो याओर बहुत ही ड्रामेटिकली पीछे की तरफ गिर पड़ती है। उसकी वो भारी भरकम बॉडी बहुत जोर से जमीन पर आकर गिरती है। ये देखकर शेन लैंग पूरी तरह इरिटेट हो गया था। क्या तेरा दिमाग ठीक है औरत? क्या तेरा दिमाग मसल से बना है? क्या तू थोड़ा सा खून थूकने की एक्टिंग करके धीरे से नहीं गिर सकती थी? अगर तुझे चोट लगती है तो ठीक है, पर मेरे बच्चे का क्या? बिना और कुछ सोचे शेन लैंग चिल्लाया, चो याओर मर चुकी है। सभी सोल्जर्स कैसल पर हमला करने और फ्यूरियस टाइड सिटी पर कब्जा करने के लिए मेरे पीछे आओ। उसी वक्त एक जोर के धमाके के साथ अंदर से उन कैसल के दरवाजों को फोर्सफुली तोड़कर खोल दिया गया। ये देखकर जिन फैमिली के वो 2000 एलीट ट्रूप्स शेन लैंग की लीड में कैसल के अंदर चार्ज कर गए। जब शेन लैंग और जिन के एलीट ट्रूप्स गेट्स को तोड़कर अंदर घुस रहे थे, झांगजी के जासूस एक के बाद एक भागते हुए आकर करंट सिचुएशन झांगजी को बताते हैं। जनरल शेन लैंग और चू याओर की बातचीत टूट चुकी है और घमासान हमला शुरू हो चुका है। उसके कैटapults ने ऐसी आयरन बॉल्स लॉन्च की जिससे चो याओर मारी गई। शेन लैंग के ट्रूप्स लॉर्ड के मैंशन में अंदर घुस चुके हैं। ये शॉकिंग न्यूज सुनकर झांगजी पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन लैंग, जैसा कि उसके फादर ने प्रिडिक्ट किया था, सच में चो याओर को मार देगा। वो अपने फादर की उस दूरदृष्टि के लिए शुक्रगुजार फील कर रहा था जिन्होंने ये सब पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। भगवान का शुक्र है मेरे फादर ने मुझे पीछे से अटैक के लिए ट्रूप्स लाने को इंस्ट्रक्ट किया था, वरना अगर फ्यूरियस टाइड सिटी शेन लैंग के हाथ लग जाती तो नई पॉलिसी और मेरे फादर की पॉलिटिकल करियर दोनों का दी एंड पक्का था। पर शेन लैंग, भले ही तूने उस राक्षसी को मार दिया हो और मैंशन पर कब्जा कर लिया हो, पर आगे क्या? आखिर में मैं ही वो सिस्किन बनूंगा जो तुझे कंप्लीटली निगल जाएगा। मेरी आकर तेरी जान लेने का वेट कर शेन लैंग। फ्यूरियस टाइड सिटी आखिरकार मेरी ही होगी। आज मैं झांगजी इस अनप्रेसिडेंटेड फीट को अचीव करूंगा। ये सोचते हुए वो अपनी सीट से उठा और जोरदार आवाज में डिक्लेयर करता है, मेरे भाइयों, आज हमारा अपना मार्ग छोड़ने का टाइम आ गया है। सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करो और चलो मिलकर लॉर्ड के मैंशन पर धावा बोल देते हैं। उसकी ये बात सुनकर उसके जनरल्स जोश से भर गए। उसके बाद वो तेजी से उस किले से बाहर निकले और अपने उन 6000 एलीट ट्रूप्स को असेंबल करते हुए उस लॉर्ड के मैंशन की तरफ लड़ाई के लिए आगे बढ़े। अगले दिन की अर्ली मॉर्निंग में सू फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स ने भी मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पर अपना असॉल्ट शुरू कर दिया। उनकी फुर्ती भरी मूवमेंट्स ऐसी लग रही थी जैसे वो जानबूझकर शोर मचा रहे हों ताकि उन पेट्रोल कर रहे जिन फैमिली गार्ड्स का अटेंशन अट्रैक्ट किया जा सके। उन नए गार्ड्स का लीडर जिन शिया ये देखकर तेजी से सभी गार्ड्स को इकट्ठा करता है ताकि बैटल के लिए अपने क्रॉसबोज रेडी कर लें। उन्होंने जल्दी से अपनी पोजीशन ले ली और जिन शिया की कमांड के अंडर उन्होंने दुश्मनों पर तीरों की बौछार कर दी। सैकड़ों तीर किसी बारिश की तरह बरस रहे थे, दुश्मनों की बॉडीज को चीरते हुए उनकी रफ्तार धीमी कर रहे थे। हालांकि सिटी वॉल के बाहर जबकि सू फैमिली के सीक्रेट गार्ड्स बुरी तरह से कट कर मर रहे थे, वहां सू जिनशिंग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये असॉल्ट बस डिवर्जन क्रिएट करने की एक चाल थी जिसका गोल काउंट्स मैंशन की सारी अटेंशन कहीं और लगाना था। इस वक्त वो आधी दर्जन भरोसेमंद आदमियों को लीड करते हुए काउंट्स मैंशन के कैसल के पीछे उगती उन झाड़ियों में था। अंदर घुसने के लिए एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ रहा था जिसे एक सीक्रेट पैसेज कहा जा रहा था। वो एक्चुअली में एक पुराना छोड़ा हुआ गटर था जिसके बारे में उसे अपने चाइल्डहुड में जिन मुलान और बाकियों के साथ छुपन छुपाई खेलते वक्त पता चला था। जिन फैमिली की आधी से ज्यादा मेन फोर्सेस उस बाहरी हमले को रोकने में लगी हुई थी। इस मोमेंट ने अंदर घुसने का एक काफी एक्सीलेंट मौका दे दिया। बिना और देर किए सू जियांटिंग और उसके आदमी इजीली चुपचाप काउंट्स मैंशन के अंदर घुस गए। ऑफ कोर्स वो वक्त से पहले किसी को खबर नहीं होने देना चाहता था। जल्दी ही वो अपनी टारगेट लोकेशन पर पहुंच गए जो थी काउंट मैंशन की लाइब्रेरी। फिर उसने अपने पीछे खड़े गार्ड्स को ऑर्डर दिया, यहीं रुको और पहरा दो। अगर कोई भी इधर आने की कोशिश करे, चाहे वो आदमी हो या औरत, बिना सोचे मार देना। अपना ऑर्डर पास करने के बाद वो तेजी से अकेला उस रूम में घुस जाता है। हालांकि उन हजारों किताबों का सामना होने पर वो गहरे विचार में पड़ गया। इतनी सारी किताबों को एक एक करके ढूंढना तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले जाएगा। ये सोचकर उसने बाहर वालों को ऑर्डर किया, 2 लोग पहरे के लिए रुको और बाकी सब अंदर आ जाओ। एक वुडन बॉक्स ढूंढो जिस पर कोई पैटर्न नहीं है। पर काउंट्स मैंशन की वो लाइब्रेरी थी भी तो इतनी बड़ी, ऊपर और नीचे के फ्लोर्स दोनों छान मारने के बाद जब कुछ हाथ ना आया तो सू जियांटिंग को याद आया कि शायद कोई अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भी थी। उसने अपने आदमियों को उस बेसमेंट लेवल के एंट्रेंस की तरफ आगे लीड किया। जैसे ही वो उस लोहे के दरवाजे के पास पहुंचे, उसे अंदर से किसी के होने का एहसास हुआ। तुरंत पूरी तरह सतर्क होकर सू जियांटिंग ने बहुत जोर की एक लात मारी जिससे वो भारी आयरन डोर टूटकर खुल गया। सरप्राइजिंगली एक क्विक स्कैन के बाद ठीक से रखे ओरिजिनल जेड सीक्रेट टेक्स्ट के अलावा वहां उसके अंदर एक चूहा तक नहीं था। जैसे ही उसके आदमी अंदर आने वाले थे, सू जियांटिंग ने उन्हें रुकने का इशारा किया। फिर आसपास के माहौल को फील करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी क्यूआई का यूज किया। उससे एक मोटे दीवार वाला सीक्रेट रूम मिला और अंदर एक बिना किसी मार्शल आर्ट्स के आम औरत के होने का एहसास हुआ। ये सब जानने के बाद वो पीछे मुड़ा और 4 एक्सपर्ट्स को सीधा अटैक करने के लिए इशारा दिया और बाकियों को साइड से घात लगाने की तैयारी करने को बोला। अचानक वो दीवार एक धमाके के साथ तोड़ दी गई और डरी सहमी हुई एक लड़की चीख उठी। उस एक ही पल में लिटिल बिंग के सीने से लगभग हजारों छोटे छोटे नीडल्स उड़ते हुए लॉन्च हो गए, सीधे आगे गए और तुरंत उन आगे खड़े अटैक करने वालों को एक सुई के गुच्छे में बदल दिया। जैसे ही नीडल्स का गिरना बंद हुआ, वो हिट हुए लोग डेड होकर नीचे गिर गए। सू जियांटिंग ये देखकर पूरी तरह शॉक था। ये आखिर किस तरह का पॉइजन नीडल था जो इतना ज्यादा जानलेवा है? जैसे ही सू जियांटिंग ने सावधानी से अंदर झांका, अचानक उसकी आंखों में एक बड़ी चमक दिखाई पड़ी। वो डर से कांपती हुई खूबसूरत इंसान जिसने वैसी अजीब सी वेपन पकड़ी हुई थी, वो कोई और नहीं वही लिटिल बिंग थी जिससे उसने सालों से नहीं देखा था। बात एक्चुअली ये थी कि शेन लैंग का इस पर काफी भरोसा होने की वजह से उसने इस लिटिल बिंग को इस सीक्रेट रूम का कीपर पॉइंट कर रखा था। रात के वक्त उन दुश्मनों के इस अचानक वाले अटैक के वक्त चाहती तो खुद की सेफ्टी की वजह से वो हॉल में बैठकर अपनी लेडी के साथ सेफ रह सकती थी, लेकिन उसने अपना ड्यूटी पूरा करने को प्रायोरिटी दी थी। इसलिए
वो उस सीक्रेट रूम तक जा पहुंची ताकि वहां मौजूद शेन लैंग के उन सब एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दे और उन एनिमीज के हाथों में उनको फंसने से रोक सके। बदकिस्मती से वो इन सभी कागजात को जलाने के तुरंत बाद तब पकड़ी गई जब सू जेंटिंग उसके लौटने से पहले उसे डिस्कवर लिया। सू जेंटिंग ने अपनी तलवार नीचे रखी और आगे आकर लिटिल बिंग के पास गया और उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिरकार अगर उस वक्त वैसा ना हुआ होता जब उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ना फाड़ा होता तो ये सुंदर औरत उसकी हो जाती। पर इससे पहले लिटिल बिंग उसका कोई जवाब दे पाती तब तक सू जेंटिंग का ध्यान ठीक उसके पीछे गिरे हुए ताजा जले हुए राख के उन ढेरों पर चला गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसके अगले पल की प्यारी डिमीनर को छोड़कर वो चिल्लाया, तूने अभी ठीक क्या जला रखा था? अपने गले पर उन ब्लेड की नोक का डर होना और फियर से बुरी तरह रोने के वक्त लिटिल बिंग ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और शेन लैंग के किसी एक राज को खोलने की गलती नहीं की। ये सोचकर कि वो यंग मास्टर शेन के साथ अपना रिलेशनशिप कॉन्समेट किए बिना ही मरने वाली है, लिटिल बिंग इतने रिग्रेट से भर गई कि वो और जोर से रोने लगी। बेचारी लिटिल बिंग को देखकर सू जेंटिंग का दिल पिघल गया। शायद इसे सच में कुछ नहीं पता। उसने अपनी सोर्ड पीछे हटा ली और लिटिल बिंग के हाथों से वो अजीब वेपन भी ले लिया। ये लड़की बाद में काम आ सकती है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज ढूंढना है जो मेरे फादर चाहते हैं। फिर उसने अपने आदमियों को वुडन बॉक्स ढूंढने का ऑर्डर दिया। सारे जेड टेक्स को तोड़फोड़ देने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सू जेंटिंग ने गुस्से से फ्राउन किया। आखिर मिथिकल टर्टल काउंट ने ये इंपॉर्टेंट आइटम कहां छुपाई होगी? एक अनसक्सेसफुल सर्च के बाद सू जेंटिंग ने लिटिल बिंग को घसीटते हुए उसे एज अ बार्गेनिंग चिप यूज करके मिसेस जिन को थ्रेटन किया। ये सब 20 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सीक्रेट लेटर की वजह से शुरू हुआ था। उस वक्त यू किंगडम की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, जहां बाहर वू और यू के बीच वॉर्स चल रही थी और अंदर प्रिंसेस के बीच सक्सेशन के लिए लड़ाई। हालांकि निंग युआनशिन को उसकी फैमिली के सपोर्ट से क्राउन प्रिंस बना दिया गया था, लेकिन उसका बड़ा भाई निंग युआन वू अपनी नोटेबल मिलिट्री अचीवमेंट्स की वजह से बहुत से मिलिट्री जनरल्स का सपोर्ट हासिल कर चुका था और थ्रोन पर कब्जा करने का एम्बिशन रखता था। वू और यूए के बीच हुई ग्रेट वॉर की वजह से निंग युआन वू, जो कि एक लीडिंग जनरल था, यूए किंगडम की मिलिट्री फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था। ये देखकर कि एल्डेस्ट प्रिंस जीतने ही वाला है, डिस्टेंट गार्ड मार्किसू फैमिली ने निंग युआन वू की तरफ डिफेक्ट करने और उसकी लॉयल्टी प्लेज करने का डिसीजन लिया। एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी ऐड करने के लिए सू फैमिली ने मिथिकल टर्टल काउंट जिन यू को एक सीक्रेट लेटर भेजा। लेटर का कंटेंट थोड़ा क्रिप्टिक जरूर था, लेकिन ये क्लियर था कि सू फैमिली का इंटेंशन जिन फैमिली को भी निंग युआन वू को सपोर्ट करने के लिए मनाना था। लेकिन काउंट जिन यू ने न सिर्फ साफ मना कर दिया, बल्कि ये भी क्लियर कर दिया कि वो सक्सेशन की इस स्ट्रगल में खुद को कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जब सबको लग रहा था कि निंग युआन वू सक्सेशन बैटल जीतने ही वाला है, तभी माइटी ड्यूक ने अचानक से 100,000 की आर्मी लीड की और वू को बिट्रे करते हुए 3 काउंटीज की टेरिटरीज के साथ यू किंगडम को सपोर्ट किया। ओपनली क्राउन प्रिंस निंग युआनकिन की साइड ले ली। उसी मोमेंट से माइटी ड्यूक उसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल एलाय बन गया, जिसने निंग युआन वू को एक ऐसे कॉर्नर में पुश कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रिजल्ट ये निकला कि क्राउन प्रिंस निंग युआनशिन ने एक मिराकुलस कमबैक किया, सक्सेशन बैटल जीत ली और वो करंट एम्परर बन गए। थ्रोन पर बैठने के बाद उनका सबसे पहला काम था निंग युआन वू के लॉयलिस्ट्स और जनरल्स को पर्ज करना, साफ करना। ये न्यूज सुनकर उस सीक्रेट लेटर को वापस पाने के अटेम्प्ट में सू फैमिली ने न सिर्फ जिन फैमिली को रीच आउट किया, बल्कि न्यूली बॉर्न सू जेंटिंग और जिन मुलान की मैरिज भी अरेंज करवा दी। लेकिन 8 साल पहले जब दोनों फैमिलीज इस मैरिज एग्रीमेंट को पूरा करने की तैयारी कर रही थी, तब सूनान मार्किस ने अचानक काउंट जिन झो से उस लेटर की डिमांड कर दी। अपराइट जिन झो ने बताया कि उसने सालों पहले अपनी वाइफ सू पेपे के सामने ही उसे जला दिया था। नेचुरली सूनान को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, जिस वजह से उस रात एक बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ और मैरिज एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। आज मिथिकल टर्टल काउंट के मैंशन में एक क्राइसिस के दौरान सू जेंटिंग ने अपने साथ 1 डजन से ज्यादा काले कपड़ों और मास्क पहने एक्सपर्ट्स को लाकर लिटिल बिंग को काउंट के मैंशन हॉल में धक्का दिया। इस इंट्रूजन की वजह से वहां मौजूद सभी लोगों में इमीडिएट केओस मच गया, जिसमें मिसेस जिन सू पेपे भी शामिल थी, जो काफी सरप्राइज थी। काउंट के मैंशन में चारों तरफ गार्ड्स हैं, ये लोग अंदर कैसे आए? लेकिन लिटिल बिंग को पकड़े हुए उस काले कपड़े वाले आदमी को रिकॉग्नाइज करते ही उसे सब कुछ समझ आ गया। क्या ये मेरे कजन का बेटा सू जेंटिंग नहीं है? मिसेस जिन तुरंत फ्यूरियस हो गई। बहुत खूब सू जेंटिंग, कोई शक नहीं कि ये लोग बिना डिटेक्ट हुए स्नीक इन कर गए। जब भी मेरी जिन फैमिली मुश्किलों का सामना करती है, तुम्हारी सू फैमिली हमारी बुरी हालत का फायदा उठाती है। तुम लोग सच में एक कमाल की मैटरनल फैमिली हो। वो इस बारे में जितना सोचती, मिसेस जिन का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था और वो तुरंत उसे कन्फ्रंट करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह उसका नाम पुकारती, सू जेंटिंग ने अपनी सोर्ड निकालकर उसे आवाज न निकालने की वार्निंग दी। ये देखकर सू पेपे के पास अपना गुस्सा सप्रेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने एक डीप वॉइस में पूछा, सू जेंटिंग, मेरी जिन फैमिली को बार बार टारगेट करने का तुम्हारा पर्पस क्या है? सू जेंटिंग ने कोल्डली स्नॉट किया, हमें क्या चाहिए ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। मेरे ग्रैंडफादर ने सालों पहले तुम्हारी फैमिली को जो सीक्रेट लेटर भेजा था, वो तुमने कहां छुपाया है? ये सुनकर सू पेपे शॉक्ड रह गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी खुद की मैटरनल फैमिली अभी भी बिलीव नहीं करती थी कि लेटर उसके हस्बैंड डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। उसे स्टंट देखकर सू जेंटिंग ने डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड लिटिल बिंग की गर्दन पर रख दी और थ्रेटन किया, मैडम, अगर आपने वो आइटम हैंड ओवर नहीं किया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा और यहां मौजूद हर किसी को मौत के घाट उतार दूंगा। स्वॉर्ड को लिटिल बिंग को हार्म करने वाला देखकर मिसेस जिन के पास उसकी डिमांड मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मोमेंट्स बाद मिसेस जिन एक लंबा वुडन बॉक्स पकड़े हुए अंदर आई। सू जिन की आंखें चमक उठी। ये वही बॉक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। जिन फैमिली ने सच में उस लेटर को नहीं जलाया था। जैसे ही मिसेस जिन ने बॉक्स हैंड ओवर किया, सू जेंटिंग ने जल्दी से उसे चेक करने के लिए खोला। ये वाकई में मेरे ग्रैंडफादर सू जियान की हैंडराइटिंग है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रियल सीक्रेट लेटर वाकई में डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये लेटर एक फेक था जिसे शेन लैंग ने सू जियान की राइटिंग्स की कटआउट से बनाया था ताकि फ्यूचर में इसे सू फैमिली के अगेंस्ट यूज किया जा सके। इस मोमेंट पर सू पेपे बोली,
अब जबकि तुम्हें वो मिल गया है जो तुम चाहते थे, तो प्लीज लिटिल बिंग को रिलीज कर दो और इस जगह से चले जाओ। काउंट का मैंशन अब कभी तुम्हारा वेलकम नहीं करेगा। लेकिन सू जियांटिंग ने लिटिल बिंग को अपने सबॉर्डिनेट्स के हवाले कर दिया और कोल्डली बोलते हुए उस वुडन बॉक्स को आग लगा दी। तुम्हारी जिन फैमिली सच में बहुत कनिंग और डिसीटफुल है, पर अब जब तुम सू पेपे इतना कुछ जानती हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा रह पाओगी? ये वर्ड सुनते ही एंजाइशी के लीड में कई वेटरन जनरल्स ने तुरंत अपनी सोर्ड्स निकाल ली और सू पेपे के सामने खड़े हो गए। अगले ही सेकंड दोनों साइड्स एक फियर्स कॉम्बैट में भिड़ गई। इस मोमेंट पर मिसेस जिन ये सब होते हुए देखकर ग्रीफ और एंगर से भर गई। ये मेरा खुद का नेफ्यू है। मेरी मैटरनल फैमिली सच में मुझे मौत के घाट उतारना चाहती है। सू पेपे की आंखों में आंसू भर आए। उसका दुख गुस्से में बदल गया था। सू फैमिली, तुम बस वेट करो। आज के बाद से मेरा सू पेपे का सू फैमिली से कोई वास्ता नहीं होगा। जब शेन लैंग वापस आएगा तो वो डेफिनेटली तुम्हारे प्योर क्लैन को एक्सटर्मिनेट कर देगा। ये सोचते ही उसने अचानक अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाल ली और बिना एक वर्ड बोले सीधा सू जायंटिंग पर अटैक कर दिया, जिससे एक भयंकर बैटल इनिशिएट हो गई। सरप्राइजिंगली सू पेपे, जिसने एक डेकेड से ज्यादा समय से स्वॉर्ड नहीं पकड़ी थी, अपनी स्किल बिल्कुल नहीं भूली थी और वो सू जायंटिंग को इक्वल टक्कर दे रही थी। लिटिल बिंग हालांकि बहुत डरी हुई थी, पर वो वहां से भागी नहीं, बल्कि इस फाइट में अपनी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करना चाहती थी। उसे अभी भी वहां देखकर सू पेपे ने जल्दी से चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहा। उसी मोमेंट लिटिल बिंग ने अपॉर्चुनिटी देखते हुए अपना सेकंड रेनस्टॉर्म ऑफ हिडन ब्लेड्स निकाला और सू जायंटिंग पर शूट कर दिया। सू फैमिली के दो एक्सपर्ट्स ने इंस्टिंक्टिवली सू जायंटिंग के आगे आकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया। अपने आदमियों को मरता देखकर सू जायंटिंग फ्यूरियस हो गया और सू पेपे के साथ फाइट कंटिन्यू करते हुए चिल्लाया, उस लड़की को मार डालो। काले कपड़ों में कुछ आदमी लिटिल बिंग की तरफ चार्ज करने लगे। ये देखकर सू पेपे शॉक्ड रह गई और तुरंत उसे रेस्क्यू करने दौड़ी, लेकिन उसके इस डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट का फायदा उठाकर सू जियांटिंग ने उसे सिवियरली इंजर कर दिया। तभी दो काले कपड़े वाले आदमी लिटिल बिंग तक पहुंच गए, पर अनएक्सपेक्टेडली उसने एक तीसरा हिडन वेपन निकाला और दोनों आदमियों पर शूट कर दिया। थर्ड रेनस्टॉर्म पेयर ब्लॉसम से उन्हें इंस्टेंटली मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर सू जियांटिंग गुस्से में पागल हो उठा। डैम इट, तुम्हारे पास कितने हिडन वेपन्स हैं, ये पॉइजनस गर्ल? मारो, जिन फैमिली के सभी लोगों को मार डालो, एक को भी मत छोड़ना, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। सू फैमिली के एक्सपर्ट्स, जो कि बेहद रूथलेस और फार मोर पावरफुल थे, उन्होंने काउंट के मैंशन हॉल में जिन फैमिली के इनएक्सपीरियंस्ड और ओल्ड सोल्जर्स को इजीली ओवरवेल्म कर लिया, जिससे भारी कैजुअलिटीज हुई। इस ब्लडी स्लॉटर को देखते हुए सू जायंटिंग अपने मास्क के अंदर एक साइको की तरह हंसने लगा, यहां तक कि वो जिन फैमिली का सफाया करने के बाद लिटिल बिंग को अबडक्ट करने का सोच रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड एक फिगर अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। वो कौन है ये रियलाइज होते ही सू जायंटिंग के होश उड़ गए। क्या ये टांग यान नहीं है? वो यहां कैसे आ गया? उस मोमेंट टांग यान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। क्या तुम सू जायंटिंग हो? यहां क्या हुआ है? शेन लैंग कहां है? ये कहने के बाद उसने अपना सिर हॉल की तरफ घुमाया। ये ठीक नहीं है। तुम लोग यहां बूढ़ों और बच्चों को क्यों मार रहे हो? जैसे ही टांग यान ने बोलना खत्म किया, सू जायंटिंग पैनिक कर गया, ये सोचकर कि इस मार्शल फैनेटिक का इरादा शायद जिन फैमिली की हेल्प करने का है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता, टांग यान ने अपनी पीठ से सोड निकाल ली थी। फिर एक फेमिलियर नजारा सामने आया। टांग यान ने अपनी लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स के साथ सिर्फ एक सांस के वक्त में सू फैमिली के कई एक्सपर्ट्स को ढेर कर दिया, जिससे बैटल का कोर्स इंस्टेंटली चेंज हो गया। ये देखकर सू जियांटिंग शॉक्ड रह गया और उसने डिसाइसिवली अपने बचे हुए सबॉर्डिनेट्स को रिट्रीट करने का ऑर्डर दिया। ये मार्शल फैनेटिक बहुत स्ट्रांग है। मैं यहां मरना नहीं चाहता। वैसे भी जो चीज हमें चाहिए थी वो जल चुकी है और जिन फैमिली पहले से ही डिक्लाइन पर है। मुझे इस बैटल में और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। उन काले कपड़े वाले लोगों को हड़बड़ाकर भागते हुए देखकर टांग यान ने उनका पीछा नहीं किया। इस बीच गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सू पेपे ने हॉल में बिखरी हुई बॉडीज को बहुत ही डीप हार्टेक के साथ देखा। ये उसके फेथफुल सर्वेंट्स थे जो उसके लिए फैमिली की तरह थे। सू जंटिंग, सुनान और पूरी डिस्टेंट गार्ड माकी की फैमिली, तुम बस वेट करो। जब मेरा बेटा शेन लैंग वापस आएगा तो इस डीप वेंजेंस का हिसाब खून से चुकाया जाएगा। अब टाइमलाइन शिफ्ट होती है एक दिन पहले समंदर पर, जहां मिथिकल टर्टल काउंट जिन है काउंट के साथ चौतियानवे की शिप पर आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की तरफ सेल कर रहे थे। मिथिकल टर्टल काउंट को अच्छे से पता था कि जिन फैमिली की फेट किस्मत डिसाइड करने वाली रियल बैटल क्लिफ वॉच आइलैंड पर नहीं, बल्कि फ्यूरियस टाइड सिटी में है। आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का सफर तो बस एक साइड मिशन था। तभी टांग लुन स्माइल करते हुए उनके पास आया। ब्रदर जिनजो, आपने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव कर ली है, फिर भी मुझे पूरे रास्ते आपके चेहरे पर स्माइल क्यों नहीं दिखी? मिथिकल टर्टल काउंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका दिमाग लगातार शेन लैंग की सेफ्टी और फ्यूरियस टाइड सिटी की बैटल को लेकर परेशान था, ये जानते हुए कि वहां पर डेंजरस चो यावर स्टेशन है। स्टेक्स बेहद हाई थे। अगर शेन लैंग जीत जाता है तो जिन फैमिली का फ्यूचर स्मूथ सेलिंग बन जाएगा, लेकिन अगर शेन लैंग हार गया तो उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। टांग लुन फ्लैटर करते हुए बोला, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रदर जिनजो पुरानी शिकायतों और हमारी फैमिलीज की हेट्रेड को भुलाकर मुझ टांग को बचने का एक रास्ता देंगे। अगर कोई और होता तो मुझे डर है कि मैं कब का मारा जा चुका होता। इस फेवर को मैं टांग हमेशा अपने दिल में याद रखूंगा। मिथिकल टर्टल काउंट ने अपना सिर हिलाया। कजन, तुम गलत समझ रहे हो। ये ग्रीवेंसेस और ग्रजेस हमारे एंसेस्टर्स के बीच हैं। इसमें हमारा कोई बस नहीं था। मैं भला तुमसे ग्रज क्यों रखूंगा? ये सुनकर टांग लुन ने तुरंत अपने चेहरे पर एक स्माइल ओढ़ ली और मिथिकल टर्टल काउंट की लैविशली प्रेज की, ऐसे दिखावे के साथ जैसे वो उन्हें बहुत एडमायर करता हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो नफरत से अपने दांत पीस रहा था। मिथिकल टर्टल काउंट के लिए ग्रेटिट्यूड का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि उसके दिल में डीप रिजेंटमेंट भरी हुई थी। फिर भी जिनजुओ के दिल में सच में टांग फैमिली को मारने का कोई थॉट नहीं था। आखिरकार वो सच में सिर्फ दो फैमिलीज को डिस्पाइस करते थे, डिस्टेंट गार्ड माकी सू फैमिली और मार्शल पीस काउंट जू फैमिली।
ये जिन फैमिली के इन लॉज और एलाइज थे, पर इन्होंने जिन फैमिली को लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर धकेल दिया था। इस वक्त जिन जोंग ये इन्फॉर्म करने आया कि वो लोग जल्द ही आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर मिथिकल टर्टल काउंट ने तुरंत ऑर्डर दिया कि टैंग फैमिली और उनके लोग डेक पर ही रहेंगे, जबकि बाकी सारे जिन सोल्जर्स कैबिन के अंदर छिप जाएंगे। इस बीच आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर स्टेशन पायरेट्स ने चुतियानवे की वॉरशिप को स्पॉट किया और वो खुशी से झूम उठे, ये जानते हुए कि उनके लॉर्ड की फ्लीट का आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर आने का मतलब था कि उन्होंने सक्सेसफुली क्लिफ वॉच आइलैंड की गोल्ड माइन पर कब्जा कर लिया है। वो आज रात गोल्ड को बांटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टैंग लन ये देखकर सरप्राइज रह गया कि लैंड करने पर उनका वेलकम करने के लिए वहां सिर्फ मुट्ठी भर पायरेट्स ही मौजूद थे। चो हाओ कहां है? डॉक पर वॉरशिप्स कहां है? एक पायरेट लीडर जिसमें यह सच बोलने की हिम्मत नहीं थी कि चूहाओ ने ऑर्डर्स डिसोबे किए हैं और मेन फोर्स को अपने साथ ले गया है, वेगली क्लेम किया। चीफ को हाल ही में ठंड लग गई है और वो एक केव में आराम कर रहे हैं। तुम्हारा बॉस यहां नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बताओ। पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देखकर गोल्ड कॉइन्स मिलते ही उस पायरेट ने तुरंत सच उगल दिया। चीफ ने सुना था कि कोई फ्यूरियस टाइड सिटी पर अटैक करने वाला है और उन्हें डर था कि फीमेल डीमन उसे होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए वो सारी मेन फोर्सेस को वहां सपोर्ट करने के लिए ले गए। टांग लन स्टन रह गया। आइलैंड को गार्ड करने के लिए कितने लोग बचे हैं? पायरेट लीडर ने जवाब दिया, लगभग 1000 लोग होने चाहिए। ये नंबर सुनकर टांग लन शॉक्ड हो गया। सिर्फ 1000? इसका मतलब चूहा 4000 की मेन फोर्स को वापस फ्यूरियस टाइड सिटी ले गया। अब ये जिनजुओ का गुड लक है या बैड लक? मुझे सोचकर डर लग रहा है कि शेनलैंग जैसा प्रिटी बॉय इस अटैक को सह पाएगा या नहीं। अगर वो फेल होता है तो जिन फैमिली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, मौत। अपने इन ख्यालों के बावजूद टांग लुन ने स्टर्नली रिब्यूक किया, क्या ये 1000 पायरेट्स आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन को होल्ड कर पाएंगे? यहां पर अकेले थाउजेंड्स की तादाद में माइनर्स हैं, क्या तुम उन पर नजर रख सकते हो? पायरेट लीडर ने इंडिफरेंटली कहा, वो सारे माइनर्स आप ही के लोग हैं, उन्हें वॉच करने की कोई जरूरत नहीं है। मिथिकल टर्टल काउंट के मैंशन में 1 या 2000 कैप्टिव्स हैं, पर वो सब बहुत ओबीडियंट हैं, उन्हें हार्डली किसी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है। अब माइन को ओवरसी करने के लिए 700 लोगों को छोड़ना मोर देन इनफ है। टांग लुन का दिल एक बार फिर टाइट हो गया। तो तुम्हारा कहना है कि डॉक पर सिर्फ 300 पायरेट्स ही डिफेंड कर रहे हैं? क्या इसका ये मतलब नहीं कि जिनजुओ आसानी से आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर टेक ओवर कर सकता है? मिथिकल टर्टल काउंट के उस प्रॉमिस को याद करके कि आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन फतह होने के बाद वो उसे घर जाने देंगे, उसने 1 सेकंड की भी डिले करने की हिम्मत नहीं की और स्टर्नली बोला, मैं यहां तुम लोगों के लिए खाना डिलीवर करने आया था और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहां गार्ड करने के लिए सिर्फ 1000 लोग ही बचेंगे। ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है। यहां वेट करो, मैं वापस शिप पर जाऊंगा और तुम्हारी डिफेंसेस स्ट्रांग करने के लिए यहां कुछ लोग छोड़ने का रास्ता निकालता हूं। कुछ ही मोमेंट्स बाद शिप पर वापस लौटकर टांग लुन ने आइलैंड की डिफेंसिव सिचुएशन मिथिकल टर्टल काउंट को बता दी। ब्रदर जिनजुओ, आप सच में लकी हैं। आइलैंड को गार्ड करने के लिए सिर्फ 1000 पायरेट्स हैं, जो 2 ग्रुप्स में स्प्लिट हैं, 300 डॉक पर और 700 माइन पर। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मिथिकल टर्टल काउंट ने टांग लुन को इंटरप्ट किया और पूछा कि चू हाओ कहां गया है। टांग लुन ने स्माइल किया, वो ऑब्वियसली फ्यूरियस टाइड सिटी वापस चला गया है ताकि चो यावेर को सपोर्ट कर सके। ब्रदर जिनजुओ, ये मत भूलना कि आपने कहा था कि एक बार आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर कब्जा हो गया तो आप मुझे और मेरे बेटे को घर भेज देंगे। टांग लुन का जवाब सुनते ही मिथिकल टर्टल काउंट के चेहरे का रंग उड़ गया। चो हाओ फ्यूरियस टाइड सिटी वापस चला गया, पर शेनलैंग तो अभी भी वही है। तुरंत उन्होंने जिनजोंग को बुलाया और ऑर्डर दिया, ऑल हैंड्स ऑन डेक, आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन को अबैंडन करो और फुल स्पीड से फ्यूरियस टाइड सिटी की तरफ बढ़ो। इस कमांड पर टांग लुन शॉक्ड हो गया। ब्रदर जिनजुओ, आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन ऑलमोस्ट हमारा है, आप इसे ऐसे ही कैसे गिव अप कर सकते हैं? मिथिकल टर्टल काउंट ने स्टर्नली जवाब दिया, शेनलैंग मेरी फैमिली है, मेरे सन इन लॉ की जिंदगी के सामने इस आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की औकात ही क्या है? ये कहकर वो डेक की तरफ दौड़े और फ्यूरियस टाइड सिटी की तरफ शिप का हेल्म कंट्रोल कर लिया। ये नजारा देखकर टांग लुन चुप हो गया। एक सन इन लॉ की खातिर मिथिकल टर्टल काउंट इतने सिग्निफिकेंट गेन्स गिव अप करने को तैयार थे, जो कि टांग लुन खुद कभी नहीं कर पाता। कोई शक नहीं कि शेनलैंग पूरे दिल से जिन फैमिली के लिए डिवोटेड था। असल में फैमिली इसे ही कहते हैं। फ्यूरियस टाइड सिटी के अंदर जांग जी एक आयन आर्मर के तूफान की तरह 6000 एलीट ट्रूप्स को लीड करते हुए मेन कासिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसका खून खौल रहा था। फादर, आप हमेशा कहते थे कि शेनलैंग कितना आउटस्टैंडिंग है। आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि आपका बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं एक बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव करूंगा, जिससे आप एक माँ की और हाई ऑफिशियल बन पाएंगे। जो काउंट जिनजुओ ने 100 साल पहले अचीव किया था, आपका बेटा वो आपके लिए सच करके दिखाएगा। जैसे ही वो 6000 कैवलरी फ्यूरियस टाइड सिटी की स्ट्रीट से गुजरी, वहां की सारी शॉप्स और घरों ने अपने डोर्स और विंडोज टाइटली बंद कर लिए। सिटी के इनहैबिटेंट्स टेरिफाइड और अनईजी थे। क्या आसमान बदलने वाला है? क्या फ्यूचर में फ्यूरियस टाइड सिटी यू किंगडम की टेरिटरी बन जाएगी? क्या अब ये सिटी ऑफ फ्रीडम नहीं रहेगी? इस बीच मेन कासल के ऊपर से बैटल की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थीं। जो बहुत से लोगों को नहीं पता था वो ये था कि ये असल में शेनलैंग और चो यावर की फोर्सेस का एक रूस प्लान था, जो एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए रैंडमली चला रहे थे। उसी मोमेंट शेनलैंग का पर्सनल बॉडीगार्ड एक न्यूज लेकर आया, झांगजी 6000 एलीट ट्रूप्स के साथ कासल की तरफ आ रहा है। ये सुनकर शेनलैंग ने स्नीर किया, झांगजी फाइनली मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था। उस वक्त कासल के अंदर चो यावर ने न्यूज मिलते ही अपनी गोस्ट ब्लेड उठाई और बिना 1 सेकंड सोचे बैटल में जाने के लिए तैयार हो गई। शेनलैंग ने ये देखा और अनॉयड हो गया। बिग सिस्टर, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम प्लान से स्टिक रहकर कासल को डिफेंड नहीं कर सकती और झांगजी के खुद ब खुद अंदर आने का वेट नहीं कर सकती? चो यावर ने डिस्डेनफुली जवाब दिया, मुझे ऐसे टिमिड और हेजिटेंट डिफेंसिव प्ले बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे माइनर कैरेक्टर्स को जल्दी से निपटा देना चाहिए, इनको ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो शू कियानशन की तरफ मुड़ी, ये झांगजी तुम्हारा एनिमी है ना?
डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारा बदला लूंगी। ये कहकर उसने ऑर्डर दिया और अपनी 2000 एलीट ट्रूप्स को लीड करते हुए सीधा बैटल के लिए निकल पड़ी। चो याओर के इस मूव ने शेन लांग को डम्फाउंडेड कर दिया। क्या ये औरत क्रेजी है? शू कियानशियन उसका ये कमेंट सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गई। तुम ही क्रेजी हो। जनरल दुनिया की सबसे इनक्रेडिबल वुमन है। तुम जैसे इस कमबैक को उन्हें जज करने का कोई राइट नहीं है। ये बोलकर वो सिटी वॉल की तरफ दौड़ी, क्योंकि वो अपनी आइडल को अपने फादर के मर्डर को क्रश करके अपना बदला लेते हुए देखने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी। शू कियानशियन को वहां से जाते हुए देखकर शेन लांग पूरी तरह हेल्पलेस था। ये सारी औरतें इतनी इंपल्सिव क्यों होती हैं? इस बीच सिटी वॉल के बाहर झांगजी अपना एरोगेंस और कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से शेन लांग का नाम चिल्लाते हुए कासल की तरफ चार्ज करने लगा। लेकिन अगले ही सेकंड दो बड़ी स्वॉर्ड्स व्हील्ड किए हुए एक लंबा फिगर, जिसके पीछे एक कैवलरी ग्रुप था, सिटी के अंदर से बाहर निकला। इतने इंपोजिंग ऑरा वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि फीमेल राक्षसा चो याओर ही थी। उस वक्त झांगजी का चेहरा डिसबिलीफ से भर गया। ये औरत अभी भी जिंदा है? शेन लांग ने ऐसी कौन सी स्किल यूज की जिससे उसने चो याओर का दिल जीत लिया और उसके साथ मिलकर ये ट्रैप सेट कर दिया? लेकिन जल्दी ही उसके अंदर एक रिडिक्यूल फ्यूल्ड एंगर सर्ज करने लगा। एक फॉर्मिडेबल पायरेट राक्षसा का ऐसे प्रिटी बॉय के साथ मिलकर बैकस्टैबिंग एक्ट्स करना सच में लाफेबल है। लोग कहते हैं कि तुम चो याओर अंडर हेवन इनविंसिबल हो। मैं देखने को बेताब हूं कि तुम आखिर कितनी फॉर्मिडेबल हो। आज इस डीमनेस की स्ट्रेंथ को मैं खुद टेस्ट करूंगा। इस पर झांगजी के पास खड़े दो रैशनल जनरल्स जल्दी से उसके पेस से मैच करने पहुंचे। जनरल, ये डीमनेस बहुत पावरफुल है, आप रैशली एक्ट मत कीजिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पीछे खड़े सभी सोल्जर्स झांगजी को सेंटर में प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ गए। चो याओर की स्पीड बेहद फास्ट थी। सिर्फ पलक झपकते ही वो सबके सामने प्रकट हो गई। अगले ही सेकंड, इससे पहले कि कोई रिएक्ट करता, उसने अपनी गोस्ट ब्लेड घुमा दी। वो 200 पाउंड की जायंट ब्लेड उसके हाथों में एक फैन की तरह घूम रही थी, बिल्कुल क्रेजीली स्पिन कर रही थी। उस टेरिफाइंग ब्लेड ने एफर्टलेसली 2 मीटर के डिस्टेंस से ही कैवलरी और उनके घोड़ों को काट कर रख दिया, उन्हें जमीन पर स्लॉटर्ड छोड़ दिया। एनिमी ये नजारा देखकर तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन चो याओर ने उन्हें कोई चांस ही नहीं दिया। अपनी गोस्ट ब्लेड को एक टैंक की तरह स्विंग करते हुए उसने डायरेक्टली एनिमी लाइंस में चार्ज कर दिया। वो जहां से भी गुजरती वहां क्रश्ड बोन्स और लाशों का एक रास्ता बन जाता। सिटी वॉल्स के ऊपर शेन लांग और शू कियानशियन जो ये सब नजारा देख रहे थे, चो याओर की इस टेरिफाइंग कॉम्बैट प्रोवेस को देखकर रिस्पेक्टिवली शॉक और एडमिरेशन में थे। एक का जॉ लगभग नीचे गिर चुका था, जबकि दूसरी मेंटली अपनी आइडल को एक पेडिस्टल पर बिठा रही थी। तभी तो चो टियानवे उसे टॉलरेट नहीं कर पाया और उसे रास्ते से हटाना चाहता था। ऐसी फॉर्मिडेबल औरत डेफिनेटली पायरेट्स के बीच चू फैमिली के स्टेटस को थ्रेटन करती है। उनके पीछे खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर बुरी तरह टेरिफाइड थे और ठंडे पसीने छोड़ रहे थे। कोई शक नहीं कि चो याओर किसी बैटल से पहले एनिमीज के नंबर्स के बारे में कभी नहीं पूछती। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ उसके आसपास के 8 मीटर रेडियस में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। जिन शींग ने सोचा, मुझे ओरिजिनली लगता था कि चो याओर की रेपुटेशन के बावजूद शायद मैं उसके सामने कुछ मूव्स टिक जाऊंगा, पर अब थैंकफुली यंग मास्टर शेन का उसके साथ रिलेशनशिप है, वरना जिन फैमिली के लाए हुए 2000 आदमी 1 घंटे से पहले ही कंप्लीटली अनाइलेटेड हो गए होते। चो याओर के सबऑर्डिनेट्स को एक रिमार्केबल एजिलिटी और मर्डरस इंटेंट डिस्प्ले करते हुए देखकर जिनहुई ने डरते हुए पीछे से पूछा, यंग मास्टर शेन, क्या अभी भी हमें असिस्ट करने के लिए ट्रूप्स भेजने की जरूरत है? शेन लांग ने फ्राउन किया और फिर सिर हिलाया। ये डेमोनस किलिंग से मैड हो चुकी है, हमें क्रॉसफायर में फंसने और उसकी विक्टिम्स बनने से बचना चाहिए। बैटलफील्ड पर झांग फैमिली के सोल्जर्स मौत के ढेर बन चुके थे, जबकि सर्वाइवर्स डेस्परेटली अपने जनरल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी एफर्ट्स इन वेन थी। चो याओर ने जल्दी से बचे हुए सारे सोल्जर्स को डिस्पैच किया और झांगजी के पास पहुंच गई। इमिनेंट चो याओर को फेस करते हुए झांगजी सिर से पांव तक कांप रहा था, फिर भी उसका प्राइड उसे डरकर रिट्रीट करने से रोक रहा था। अचानक चो याओर ने अपनी जायंट ब्लेड उठाई और मुड़कर वहां से जाने लगी, जिससे झांगजी उसके इस रिट्रीट को लेकर काफी पजल्ड हो गया। करीब 20 स्टेप्स आगे जाने के बाद वो रुकी, मुड़ी और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी ब्लेड को झांगजी की तरफ पॉइंट किया। झांगजी रियलाइज कर गया कि चो याओर उसे एरोगेंटली चैलेंज कर रही थी कि वो उस पर हॉर्स बैक पर चार्ज करे। ये एक ब्लेटेंट ह्यूमिलिएशन था जिसने उसका गुस्सा और भड़का दिया। तुम चो याओर शायद स्ट्रांग हो, लेकिन मैं झांगजी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब तुम इतनी एरोगेंट हो ही, तो अगर मैं डिसऑनरेबली लड़ूं तो मुझे ब्लेम मत करना। इसी के साथ उसने उस पर चार्ज कर दिया। चो याओर, तुम चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों न हो, आखिर हो तो फ्लैश और ब्लड। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे चार्जिंग हॉर्स की फोर्स विथस्टैंड कर पाओगी। लेकिन चो याओर ने सिंपली अपनी स्वॉर्ड को जमीन में प्लांट कर दिया और बेयर हैंड्स के साथ खुद को रेडी किया। जैसे ही झांगजी अपने घोड़े और स्वॉर्ड के साथ एक सरप्राइज अटैक एम करते हुए उस पर लीप किया, चो याओर की स्पीड सच में एस्टॉनिशिंग थी। उसने झांगजी के घोड़े को डायरेक्टली एक पंच डिलीवर किया। उसके पंच की टेरिफाइंग फोर्स से घोड़ा झांगजी समेत हवा में उड़ गया। फिर जैसे ही झांगजी गिरा, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में एक चिक की तरह होल्ड कर लिया। चो याओर की आंखों में झांगजी और शेन लांग में कोई डिफरेंस नहीं था, दोनों ही उसके लिए इजी टारगेट्स थे। उसके लिए बैटल्स हमेशा क्विक किल्स थीं। इस तरह झांगजी पूरी तरह से डिफीट हो गया और शेन लांग ने अपनी विट की वजह से एक सिंगल सोल्जर डिप्लॉय किए बिना फ्यूरियस टाइड सिटी को एफर्टलेसली सिक्योर कर लिया। आंग ने न सिर्फ झांग फैमिली की 6000 एलीट ट्रूप्स को वाइप आउट कर दिया, बल्कि झांगजी को एज अ हॉस्टेज भी कैप्चर कर लिया। अगला स्टेप एक ओल्ड फॉक्स और यंग फॉक्स के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का था। इस मोमेंट फ्यूरियस टाइड सिटी के मेन कैसल के अंदर 3 जनरल्स, जिनमें से हर 1000 हाउसहोल्ड्स का लीडर था, बंधे हुए थे और शेन लांग के सामने घुटनों के बल बैठे थे। शेन लांग ने अपनी यूजुअल प्लेफुल डिमीनर से चेंज होते हुए कोल्डली कहा, लगता है तुम 3000 हाउसहोल्ड्स के लीडर्स काफी लकी हो जो चो याओर के हाथों मारे नहीं गए। क्योंकि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जीने का एक चांस दूंगा। मुझे 1000 हाउसहोल्ड्स के लीडर की जरूरत है जो डॉक पर जाकर प्रीफेक्ट झांग को शोर पर ल्योर कर सके। तुम में से कौन विलिंग है? लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया,
तीनों लीडर्स ने अपने सिर नीचे रखे और शेन लैंग की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। वो झांग चोंग के लिए डीप रिस्पेक्ट रखते थे, तो भला वो इतनी आसानी से उसे बिट्रे कैसे कर सकते थे? ये देखकर शेन लैंग किसी जल्दी में नहीं था। वो उनमें से एक लीडर के पास चल कर गया और पूछा, क्या तुम विलिंग हो? अनएक्सपेक्टेडली उस आदमी ने फियर्सली कर्स करते हुए कहा, शेन लैंग, इतना स्मग मत हो। हमको चो याओर ने डिफीट किया है, तुमने नहीं। मैं एक इंपीरियल जनरल हूं और तुम मिथिकल टर्टल काउंट के मैंशन के एक मामूली सन इन लॉ। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश कर पाता, एक कोल्ड लाइट फ्लैश हुई और ये लीडर गिर पड़ा और दोबारा उठ नहीं सका। इसके बाद शेन लैंग दूसरे लीडर के पास गया और उसने दोबारा पूछा कि क्या वो इस इंपॉर्टेंट टास्क को लेने के लिए विलिंग है। अनएक्सपेक्टेडली इस लीडर में और भी ज्यादा बैकबोन थी। उसने शेन लैंग की तरफ देखने से साफ इनकार कर दिया और चाहे तो मुझे मार दो वाला एटीट्यूड अपना लिया। ये देखकर शेन लैंग ने अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं किए और प्रॉम्प्टली उसके साथ डील कर लिया। फाइनली जब शेन लैंग तीसरे इंसान के पास पहुंचा तो ये इंडिविजुअल पहले से ही डर के मारे कांप रहा था। इससे पहले कि शेन लैंग कुछ पूछता, इस लीडर ने हड़बड़ाते हुए बोल दिया, मुझे मत मारना, मैं आपको सर्व करने के लिए विलिंग हूं। उसकी इस समझदारी को रेकग्नाइज करते हुए शेन लैंग ने एक पिल निकाली और उससे अपना मुंह खोलकर इसे स्वॉलो करने को कहा। वो आदमी पूछना चाहता था कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, शेन लैंग ने वो पिल उसके मुंह में ठूंस दी। वो बड़ी सी पिल उसने पूरी की पूरी निगल ली, जिससे उसका लगभग दम ही घुट गया। इस पॉइंट पर शेन लैंग ने उसे इन्फॉर्म किया, यह एक डेडली पॉइजन है, एंटीडोट के बिना तुम डेफिनेटली मर जाओगे। तुम्हारा सर्वाइवल अब तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये देखकर कि बात यहां तक पहुंच चुकी है, उस आदमी के पास जिंदा रहने के लिए शेन लैंग के आगे सबमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। मेन फांग वंचुआन, आपको सर्व करने के लिए विलिंग हूं, यंग मास्टर शेन। उसकी ओबीडियंस देखकर शेन लैंग बहुत प्लीज्ड हुआ और तुरंत किसी को उसे अनटाई का ऑर्डर दिया। फिर एक हार्मलेस स्माइल के साथ शेन लैंग ने कहा, अपनी अपीयरेंस ठीक करो, खुद को स्पिरिटेड दिखाओ। आखिरकार हम चाहते हैं कि प्रीफेक्ट झांग तुम्हें एक विक्टोरियस रूप में देखे। शेन लैंग की अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए ये लीडर अब प्रॉपर्ली ड्रेसअप होकर और एक ऊंचे घोड़े पर सवार होकर झांग फैमिली के वॉरियर्स के रूप में डिस्गाइज हुए लगभग 100 सोल्जर्स को लीड करते हुए मैजेस्टिकली डॉक की तरफ प्रीफेक्ट झांग चोंग के आगमन को ग्रीट करने निकल पड़ा। शेन लैंग का प्लान सिंपल था। जैसे ही झांग चोंग की आर्मी फ्यूरियस टाइड सिटी में लैंड करेगी, वो और चौ याओर की फोर्सेज उन पर स्वूप इन करके उन्हें कैप्चर कर लेंगे। दूसरी तरफ चौ याओर के कैसल में वो ग्रेट हॉल में एक लाउंज चेयर पर लेजली लेटी हुई एक बुक पढ़ रही थी। इस बीच उसका डिफीटेड कैप्टिव झांगजी उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। इस मोमेंट सू क्यानशियन, जिसने इस आदमी को मारने के सपने देखे थे, बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रही थी। क्या मैंने कभी उससे सच में प्यार किया था? शायद मैं सिर्फ झांगजी की पावर से एनामर्ड थी। पिछले कुछ महीनों से मैं सोलली रिवेंज के लिए जी रही हूं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। उसने अपने दांत पीसे और उससे पूछा, झांगजी, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो तुम सिंपली एंगेजमेंट कॉल ऑफ कर सकते थे, फिर तुम्हें मेरी पूरी फैमिली को क्यों मारना पड़ा? इस वक्त झांगजी एक सोललेस शेल की तरह था, जो सू क्यानशियन के क्वेश्चन से पूरी तरह ओब्लिवियस था। वो अपने खुद के डिस्पेयर में डूबा हुआ था, ये समझने में अनेबल था कि वो बार बार शेन लैंग से क्यों हार रहा है, और इस बार वो थरोली डिफीट हो चुका था। उसकी इस डिस्ट्रैक्टेड स्टेट को देखकर सू क्यानशियन को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाई, झांगजी, मुझे आंसर दो, तुम्हें मेरी पूरी फैमिली को एक्सटर्मिनेट क्यों करना पड़ा? उसकी चीख ने आखिरकार झांगजी को होश मिला दिया। उसने मुड़कर सू क्यानशियन को देखा और उसके चेहरे पर गिल्ट नजर आया। आई एम सॉरी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की कोई खास औकात नहीं थी। तुम सबको मार देने से कॉन्सिक्वेंसेज मिनिमाइज हो जाते। सू क्यानशियन स्टन रह गई। उसने अपने दिमाग में अक्सर इस क्वेश्चन के आंसर को कॉन्टेम्पलेट किया था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सच्चाई इतनी क्रूएल होगी। उनकी आंखों में सू फैमिली की जिंदगियां चींटियों की तरह इनसिग्निफिकेंट थी। झांग फैमिली अपनी खुद की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंगेजमेंट तोड़ने के बजाय पूरी सू फैमिली को सैक्रिफाइस करना बेहतर समझेगी। सू क्यानशियन, जो कि झांगजी का शिकार बनी थी, सिर्फ अकेली ऐसी नहीं थी जिसकी जिंदगी झांगजी ने बर्बाद की थी। लेकिन अपने दिल के दर्द के बावजूद उसने आंसुओं के साथ फिर पूछा, झांगजी, क्या तुम्हें मेरी फैमिली को मारने का कोई रिग्रेट है? झांगजी ने अपना सिर हिलाया। क्यानशियन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा बचोगी। इतनी फॉर्मिडेबल बनना तो दूर की बात है। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मुझे ये सब दोबारा करना पड़े तो झांग फैमिली की खातिर मैं फिर वही करूंगा। तभी शेन लैंग अंदर आया और उसने पूछा, क्या तुमने कभी सू क्यानशियन से सच में प्यार किया था? इस सिंपल क्वेश्चन ने झांगजी को डीप थॉट में डाल दिया। सू क्यानशियन के साथ बिताए गए वक्त की स्वीट मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लैश होने लगी। फिर उसने सेल्फ डिप्रिकेटिंगली कहा, क्यानशियन शायद वो औरत थी जिसे मैंने सबसे ज्यादा लाइक किया, लेकिन हम जैसे लोगों को प्यार के बारे में बोलने का कोई राइट नहीं है, भले ही हम एक दूसरे के ट्रू सोलमेट्स बनना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कभी कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, विंडो के बाहर डॉग से बेल्स की आवाज आने लगी। शेन लैंग ने स्माइल किया और कहा, झांगजी, तुम्हारे फादर आ गए हैं। झांगजी टेंस हो गया, वो इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए? वाकई उस मोमेंट पायरेट फ्लैग्स लगाए दर्जनों बड़ी शिप्स मैजेस्टिकली फ्यूरियस टाइड सिटी की तरफ सेल कर रही थीं। हजार हाउसहोल्ड्स के उस लीडर ने उन आती हुई शिप्स को देखा। उसकी बॉडी टेंस हो रही थी। ये झांग चोंग के द्वारा लीड की गई फ्लीट थी। शेन शिसान ने उस लीडर के कान में एक वार्निंग विस्पर की, अब तुम्हारे परफॉर्म करने का टाइम आ गया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बस हमारे साथ ऑनेस्टली कोऑपरेट करना। वो लीडर अपने डर को सप्रेस करते हुए फिर अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की और सी की तरफ जोर से चिल्लाया, प्रीफेक्ट, हमने आपके लिए फ्यूरियस टाइड सिटी कैप्चर कर ली है। आपकी इमॉर्टल अचीवमेंट्स पर आपको कंग्रेचुलेशंस। सभी सोल्जर्स अपने फ्लैग्स रेस करो और प्रीफेक्ट के आगमन को वेलकम करने के लिए उन्हें वेव करो। इंस्टेंटली फांग वंचुआन की लीडरशिप के अंडर फ्यूरियस टाइड सिटी के डॉक्स से कंटिन्यूअस कंग्रेचुलेशंस की आवाजें आने लगीं। जैसे जैसे शिप्स पास आईं, फांग वंचुआन ने और भी ज्यादा विगर के साथ परफॉर्म किया।
इस बीच डॉक के वेयरहाउसेस में छुपे हुए जिन हुई जैसे सोल्जर्स इनक्रेडिबली टेंस थे और होप कर रहे थे कि झांग चोंग और चौहाओ की एलाइड फोर्सेस सक्सेसफुली लैंड कर जाएं। लेकिन समुद्र में आगे चल रही लीडिंग शिप पर झांग चोंग प्रेजेंट नहीं था, बल्कि झांग चुनहुआ और चौहाओ उस फ्लीट को नेविगेट कर रहे थे। डॉक पर झांग फैमिली के फ्लैग्स और बैनर्स को वेव होते देखकर चौहाओ शॉक्ड रह गया। तुम लोगों ने एक्चुअली चौ यावर को डिफीट कर दिया और फ्यूरियस टाइड सिटी कैप्चर कर ली। वो भला कैसे हार सकती है? आखिर वहां हुआ क्या है? चुनहुआ को भी सेंस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। चौ यावर की डेथ के बिना झांग जी के लिए फ्यूरियस टाइड सिटी कैप्चर करना इम्पॉसिबल था। डॉक्स पर झांग फैमिली के बैनर्स को ऊंचा उड़ते देखकर झांग चुनहुआ को एक हिंट ऑफ अनईज फील हुई। अचानक उसने अपनी आंखें फैलाईं क्योंकि उसे कुछ रियलाइज हुआ। वेट, मेरा भाई झांग जी हमें ग्रीट करने यहाँ क्यों नहीं है, बल्कि उसने उसकी जगह 1000 हाउसहोल्ड्स के ऑफिशियल लीडर को क्यों भेजा है? ये देखकर चौहाओ पूछने ही वाला था कि क्या हुआ है, जब झांग चुनहुआ अचानक मुड़ी और उस पर चिल्लाई, भागो, ये एक ट्रैप है, इस जगह से तुरंत निकलो। चौहाओ टेकन अबैक था। इस जायंट आदमी ने अभी तक अपनी सोर्ड भी पकड़नी शुरू नहीं की थी, लेकिन वो इस सिचुएशन की सीरियसनेस को जरूर ग्रास्प कर चुका था। झांग चुनहुआ गुस्से से चिल्लाई, यू इडियट, अगर मेरे भाई ने सच में फ्यूरियस टाइड सिटी कैप्चर की होती तो क्या वो खुद पर्सनली डॉक पर हमारे फादर को वेलकम करने नहीं आता? ऊपर से जो फ्लैग्स वो वेव कर रहे हैं वो उन फ्लैग से अलग हैं जिन पर हमने अग्री किया था। हम हार चुके हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तब जाके चौहाओ को रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है और उसने हरिडली सारी शिप्स को डॉक से रिट्रीट करने का ऑर्डर दे दिया। इस मोमेंट डिस्टेंट डॉक की तरफ देखते हुए झांग चुनहुआ अनकंट्रोलेबली रो रही थी। ये शेन लैंग हमेशा क्यों जीत जाता है? क्या वो मेरे भाई को मार देगा? ये सोचते हुए वो घुटनों के बल बैठ गई। शेन लैंग, मैं तुमसे भीख मांगती हूं कि मेरे भाई की जान बख्श दो, प्लीज उसे मत मारना। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे यकीन था कि शेन लैंग डेफिनेटली उसे ज्यादा दूर नहीं, वो ही आसपास से देख रहा होगा। जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, शेन लैंग और झांग जी वाकई में कासल के ऊपर मौजूद थे। उस वक्त झांग जी डेस्परेटली अपने आर्म्स वेव कर रहा था और चिल्ला रहा था कि वो लोग वहां से चले जाएं। शेन लैंग बस साइड में खड़ा रहा और उसने उसे नहीं रोका। आखिरकार झांग जी लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस ट्रांसमिशन के केपेबल नहीं था और इतने डिस्टेंस पर उसकी आवाज का समुद्र में शिप्स तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। झांग जी ने भी ये रियलाइज कर लिया और पूरी तरह से टूट गया। रोते हुए चिल्लाया, फादर प्लीज चले जाइए। दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करना मेरी गलती थी। मैं इनकॉम्पिटेंट हूं और मुझे आपको अपने साथ नीचे नहीं घसीटना चाहिए। फादर, मैं एक अनवर्दी बेटा हूं और मैं आपकी इस काइंडनेस को सिर्फ अपनी नेक्स्ट लाइफ में ही रीपे कर पाऊंगा। ये कहने के बाद उसने टावर से छलांग लगा दी क्योंकि उसकी आवाज सी तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने होप कि शायद उसका ये लीप उसके फादर को अलर्ट कर सके। जमीन पर गिरते ही एक हैवी थड की आवाज आई और झांग जी बियॉन्ड एनी डाउट मर चुका था। इस मोमेंट पर शेन लैंग कोल्डी ये सब होता हुआ देखता रहा, अंदर से अटली इंडिफरेंट था। या झांग जी फूलिश था ये सोचकर कि इतने डिस्टेंस से कोई सी से लैंड तक देख सकता है? फिर उसने शिप्स की तरफ देखने के लिए अपना टेलीस्कोप निकाला। ऐसा लग रहा था कि झांग चोंग बोर्ड पर नहीं है। उसने अपने बदले सिर्फ झांग चुनहुआ और चौहाओ को भेजा था। ऐसा लग रहा था जैसे झांग जी की मौत यूजलेस गई। झांग चुनहुआ को डेक पर उसकी तरफ डेस्परेटली कोटो करते हुए देखकर शेन लैंग समझ गया कि इस क्लेवर विक्सन ने उसका ट्रैप फिगर आउट कर लिया है। उसी वक्त सू कियानशियन दौड़ते हुए आई और रेलिंग पर झुक गई। जब उसने झांग जी की बॉडी देखी तो उसके अंदर एक वेव ऑफ जॉय सर्च कराई। झांग जी, यू बीस्ट, आखिरकार तुम मर गए। सू फैमिली की निर्दोष रूहें अब फाइनली रेस्ट कर सकेंगी। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों से अनकंट्रोलेबली आंसू बहने लगे। सू फैमिली जा चुकी थी और भले ही झांग जी मर चुका हो पर वो अभी भी जिंदा थी। अब कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता था। इस मोमेंट अपने इमोशंस को वेंट आउट के लिए उसे डेस्परेटली एक हक की जरूरत थी। जब वो मुड़ी और उसने शेन लैंग का जेंटल और हैंडसम फेस देखा तो वो एक सेकंड के लिए रुकी और फिर उसकी तरफ दौड़ी। जैसे ही शेन लैंग ने सू कियानशियन को अपनी तरफ भागते हुए देखा, उसने भी सबकॉन्शियसली अपने आर्म्स ओपन कर लिए ताकि इस ब्यूटी को अपने एम्ब्रेस में वेलकम कर सके। लेकिन सू कियानशियन बस उसके पास से गुजर गई और उसने बजाय शेन लैंग के चौ याओर को हक कर लिया। इस मोमेंट उसका दिल चौ याओर के लिए ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था, जिसने झांग जी को कैप्चर करने में उसकी हेल्प की थी और उसके अंधेरे भरे वर्ल्ड में फिर से रोशनी भर दी थी। हालांकि झांग चुनहुआ अभी भी जिंदा थी, उसने रिवेंज लेने का इरादा छोड़ दिया था, ये रियलाइज करते हुए कि उसकी फैमिली के एक्सटर्मिनेशन की रूट कॉज उनकी खुद की ग्रीड थी। अब जबकि झांग जी मर चुका था तो उसके दिल को नेचुरली रिलीव्ड फील हो रहा था। इस मोमेंट शेन लैंग उन दोनों औरतों को एम्ब्रेस करते हुए देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा। वो बस मुड़ गया और समुद्र में शिप्स को देखना कंटिन्यू करने के लिए अपना टेलीस्कोप उठा लिया। इस बीच थंडरस आर्किपेलागो के सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड स्काईविंड आइलैंड पर क्लिफ्स के ऊपर एक कैसल खड़ा था। इस कैसल के अंदर टॉप फ्लोर के एक रूम में एक फेमिलियर फिगर अकेला बैठा खुद के साथ चेस खेल रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि झांग सिबलिंग्स के पीछे का मास्टरमाइंड प्रीफेक्ट झांग चोंग था। वो इस कैसल में 10 घंटे से भी ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था, फिर भी कोई न्यूज नहीं आई थी। उसके हाथ चेस पीस होल्ड करते हुए कांप रहे थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि कोई खबर ना मिलना सबसे बुरी खबर है। जैसे ही उसने अपना चेस पीस नीचे रखा, उसने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। वो हार चुका था। उसके आंसू कंटिन्यूअसली गिर रहे थे। उसे रियलाइज हो गया था कि उसने न सिर्फ बैटल हार दी है बल्कि शायद उसने अपने बेटे को भी हमेशा के लिए खो दिया है। इस बीच वापस फ्यूरियस टाइड सिटी के कैसल में शेन लैंग अपने रूम में था और प्रीफेक्ट झांग चोंग की एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजडम को एडमायर कर रहा था कि कैसे उसने दूर बैठे ही उसके सेट किए हुए ट्रैप को फिगर आउट कर लिया। जिनहुई को समझ नहीं आ रहा था कि जीतने के बावजूद यंग मास्टर शेन रिग्रेटफुल क्यों दिख रहे थे। एक मोमेंट बाद शेन लैंग ने एनजाइशन को बुलाया। फ्यूरियस टाइड सिटी लेने के बाद शेन लैंग ने सिटी के डिफेंसेस जिन शीइंग को और सारे कमर्शियल अफेयर्स हुआंग टोंग को हैंड ओवर कर दिए थे। वह खुद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या मिलिट्री मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं था। हालांकि हुआंग टोंग एक आउटसाइडर था, शेन लैंग का मानना था कि फ्यूरियस टाइड सिटी एक ट्रेड सिटी होने के नाते प्रोफेशनल्स द्वारा ही मैनेज की जानी चाहिए।
ऊपर से हेवनली पाथ सोसाइटी में जिन फैमिली की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, जिसका मतलब था कि कम से कम जब तक वो हिडन ओरिजिन सोसाइटी को डिफीट नहीं कर देते तब तक उन्हें कोई रिस्क नहीं था। शेन लैंग के प्लान सुनने के बाद एनजाई शिन यंग मास्टर शेन की विजडम को देखकर ऑ में था। मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकता कि शेन लैंग की इन्वॉल्वमेंट के साथ जिन फैमिली का फ्यूचर कितना ग्लोरियस होने वाला है। हुआंग टोंग भी एनजाई शिन जितना ही एक्साइटेड था। मेरी हेवनली पाथ सोसाइटी फाइनली एक बार फिर से हिडन ओरिजिन सोसाइटी के साथ कंपीट कर सकती है। उसी मोमेंट शेन लैंग के आने से हुआंग टोंग की इंथ्यूजियास्टिक डे ड्रीमिंग इंटरप्ट हो गई। हुआंग टोंग ने जल्दी से अपने इमोशंस एडजस्ट किए और नीटली प्रिपेयर्ड मीटिंग रिकॉर्ड्स और गिफ्ट लिस्ट शेन लैंग को हैंड ओवर कर दी। हुआंग टोंग इतना एक्साइटेड था कि लगातार बोल रहा था, पर शेन लैंग नोटबुक होल्ड किए और हुआंग टोंग की रिपोर्ट सुनते हुए किसी और मैटर के बारे में सोच रहा था। हालांकि पॉलिटिकल स्ट्रगल अभी के लिए एंड हो गई है, पर आगे और भी पॉलिटिकल बैटल्स आने वाली हैं। सिर्फ तब जब सॉवरेन्स डिक्री इशू हो जाएगा और फ्यूरियस टाइट सिटी और थंडरस आइलैंड्स जिन फैमिली को इनाम में मिल जाएंगे, तभी सब कुछ ट्रूली सेटल होगा। नोटबुक क्लोज करते हुए शेन लैंग ने कहा, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है तो झांग चोंग 2 दिन के अंदर नेगोशिएट करने आएगा। चलो पहले गिफ्ट लिस्ट देखते हैं। मुझे एग्रीमेंट्स की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये याद रखने की जरूरत है कि इन मर्चेंट्स ने क्या गिफ्ट्स भेजे हैं। हुआंग टोंग ने हरिडली रिस्पॉन्ड किया, ये सारे मर्चेंट्स आपकी प्राउस को जानते हैं यंग मास्टर शेन। वो लोग आपसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी देर से देखने के बाद शेन लैंग ने एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ वो गिफ्ट लिस्ट वापस हुआंग टोंग को दे दी। हुआंग टोंग ने पजल्ड होकर पूछा, यंग मास्टर शेन, क्या आप गिफ्ट लिस्ट से डिससैटिस्फाइड हैं? शेन लैंग दूसरी तरफ मुड़ गया और बोला, ये लोग किसी के टेस्ट को केटर क्यों नहीं करते? ब्यूटीज क्यों नहीं भेजी? क्या मैं किसी ऐसे शख्स जैसा दिखता हूं जो इतना सन्यासी हो? ये सुनकर हुआंग फिंग की ऐसी हालत हुई कि काश वो खुद को बहरा कर लेता। यहां तक कि उसे शेन लैंग का बॉडीगार्ड होना भी डिसग्रेस लगने लगा। खुद हुआंग टोंग भी एक आदमी होने हुए भी अटली एम्बैरेस दिख रहा था। यंग मास्टर शेन, क्या ऐसा हो सकता है कि वो चो यावर से डरते हों, इसलिए उनमें ऐसे गिफ्ट्स भेजने की हिम्मत नहीं हुई? शेन लैंग को अचानक प्रॉब्लम रियलाइज हुई, तो इन लोगों को लगता है कि मैंने चो यावर को हैंडल कर लिया है और अब ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैं उसका आदमी हूं। एक फीमेल डीमन के पार्टनर को एक औरत भेजने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ये खुद मुसीबत को बुलाना नहीं है? तुम सब वाकई में मेरे बारे में बहुत हाईली सोचते हो। मैं भला उस फीमेल डीमन को कैसे हैंडल कर सकता हूं? ये सुनने के बाद हुआंग टोंग अंदर से स्पीचलेस था। ये सोचकर अमेज था कि कैसे एक आदमी चीटिंग करने की बात को इतना इनोसेंट साउंड करवा सकता है। खुद को एक विक्टिम की तरह दिखा रहा था। यंग मास्टर शेन, आप सच में इंप्रेसिवली शेमलेस हैं। शेन लैंग ने कंटिन्यू किया, लेकिन सच कहूं तो चो यावर जैसी फियर्स जनरल के साथ रहना मुझे इस बात पर एक्चुअली प्राउड फील करना चाहिए। शेन लैंग के इतने ब्रेजन वर्ड सुनते हुए हुआंग टोंग ने इनवॉलंटरीली अपने सामने खड़े हुआंग फिंग की तरफ देखा। इस कॉन्वर्सेशन को जल्दी से एंड करने की जरूरत थी। कौन जानता था कि यंग मास्टर शेन आगे क्या और वल्गर एक्सप्रेशंस बोल दें। डेस्परेशन के मारे हुआंग टोंग ने जल्दी से वहां से निकलने का एक एक्सक्यूज ढूंढ लिया, ये कहते हुए कि उसे और भी मैटर्स अटेंड करने हैं। जाने से पहले उसने मुड़कर हुआंग फिंग की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि काश उसकी खुद की बहन इतनी अनअट्रैक्टिव ना होती। यंग मास्टर शेन जैसे स्काउंड्रल को कैप्चर करना सच में एक ईजी टास्क होता। हुआंग फिंग, जो अपने भाई के थॉट्स अच्छे से जानता था, अचानक गुस्से में बर्स्ट आउट हुआ, ब्रदर, क्या तुम कह रहे हो कि मैं अगली हूं? उन दोनों सिबलिंग्स के वहां से जाने पर शेन लैंग चकल करते हुए खड़ा हो गया और एनजाइशन से बोला, चलो आओ चलकर वॉल को पेंट करते हैं। हालांकि एनजाइशन शेन लैंग के इस आइडिया से पजल्ड था। उसने ओबीडियंटली उनकी कमांड को फॉलो किया और कासल के फाइनेस्ट स्टडी रूम की वॉल्स को पेंट कर दिया। इस बीच शेन लैंग पहले से ही अपना नेक्स्ट मूव कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। झांग चोंग को डे आफ्टर टुमारो नेगोशिएशंस के लिए आना चाहिए। ये नेगोशिएशन जिन और झांग फैमिलीज के बीच विक्ट्री को डिफाइन करेगी और सॉवरेन के साथ पॉलिटिकल गेम्स की बिगिनिंग मार्क करेगी। अगर झांग चोंग स्मार्ट हुआ तो हमारी गेम बहुत सिंपलर हो जाएगी, वरना कौन जानता है कि अभी और कितने लोगों को मरना पड़ेगा। एनजाइशन के अपना टास्क फिनिश करने के बाद उसने आकर शेन लैंग के थॉट्स को इंटरप्ट किया। यंग मास्टर शेन, वॉल पेंट हो चुकी है। शेन लैंग ने एक्नॉलेज किया और उस फ्रेशली पेंटेड वॉल की तरफ चलकर गया। उस ब्लैंक स्पेस को देखते हुए उसका दिमाग न्यूमरस एनिमीज की इमेजेस से भर गया। उसे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में आए हुए बस आधा साल हुआ है और उसने इतने दुश्मन बना लिए हैं जिनमें से आधों को वो ऑलरेडी मार चुका है। वो अचानक हंस पड़ा। इसमें क्या कर सकते हैं? जब आप इतने आउटस्टैंडिंग हो तो नेचुरल है कि दुश्मन तो बनेंगे ही, लेकिन अब टाइम आ गया है इस वॉल पर कुछ नए नाम ऐड करने का। हालांकि सॉवरेन और प्रिंसेस के नाम खुले आम यहां नहीं लिखे जा सकते, तो फिर मैं किससे शुरू करूं? कुछ मोमेंट के लिए सोचने के बाद शेन लैंग ने 2 फैमिली नेम्स लिखे, शू फैमिली और सू फैमिली। शू फैमिली ने जिन फैमिली से बहुत फायदे लिए थे, लेकिन 20 साल पहले उन्होंने काउंट जिन यू को बिट्री कर दिया था। सू फैमिली ने ना सिर्फ एंगेजमेंट तोड़ दी, बल्कि टैंग फैमिली के साथ मिलकर जिन फैमिली को सप्रेस किया और हमारे बुरे वक्त में हमारे पेट में लात मारी। दोनों फैमिलीज डेथ डिजर्व करती हैं। जैसे ही वो कंसिडर कर रहा था कि पहले किस फैमिली को टारगेट करे, जिन हुई पैनिक में वहां दौड़ते हुए आया। यंग मास्टर शेन, चो यावर जा रही है। ये सुनकर शेन लैंग स्टन रह गया। नो वे, इतनी जल्दी क्यों? अगर वो चली गई तो आगे मैं क्या करूंगा? इस वक्त चो यावर फ्यूरियस टाइड सिटी की सड़कों पर अकेली चल रही थी, जहां आते जाते पासर्स भी उसे देखकर ऐसे अवॉइड कर रहे थे जैसे वो कोई भूत या राक्षस हो। लेकिन इन लोगों की गेजेस से चो यावर को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो फाइनली इस जगह से जा सकती थी ताकि वो अपनी मेमोरीज में बसी उस आवाज के ओनर को ढूंढ सके। पता चला कि जब वो 8 साल की थी तभी से वो समुद्र में भटकती आई थी, और उससे पहले कि उसकी सारी मेमोरीज जैसे किसी फोर्स ने इरेज कर दी थी। एक इकलौती मेमोरी जो बची थी वो बस उसकी यादों की एक आवाज थी। चो यावर के पास एक मैग्नेटिक वॉइस की मेमोरी थी जो उसे सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। हालांकि कहानियों का कंटेंट ब्लरी था, लेकिन ये आवाज हमेशा उसके दिमाग में एको करती थी। भले ही ये बस एक वेग आवाज थी, चो यावर को पता था कि ये शख्स उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा।
अब जबकि वो फाइनली यहां से जा सकती थी, वो उसे ढूंढने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी। जल्द ही वो स्ट्रीट के एंड तक पहुंची और डॉक पर आ गई, जहां एक औरत काफी लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। जो सिविलियंस उसे फॉलो कर रहे थे उन्हें रियलाइज हो गया कि इस बार चो यावर सच में वापस नहीं आएगी। उस मोमेंट चो यावर ने आखिरी बार पलटकर फ्यूरियस टाइड सिटी को देखा, जैसे उस जगह को एक साइलेंट फेयरवेल दे रही हो जहां उसने अपने 20 साल बिताए थे। फिर वो मुड़ी और उसने अपने सभी डायरेक्ट रिलेटिव्स को डिपार्ट होने की प्रिपरेशन करने का ऑर्डर दिया। तभी शेन लैंग उसके पीछे भागा और चिल्लाया, हे, क्या तुम्हारा इतनी अर्जेंटली जाना जरूरी है? चो यावर ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। दूसरी तरफ सू क्यानशिन ने उसे कंटेम्प्ट से देखा। शेन लैंग, तुम्हें सच में ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए कि चो यावर का एक बच्चा है वो तुम्हारे लिए बदल जाएगी या तुम्हारे लिए यहां रुक जाएगी? लेकिन अगले ही सेकंड शेन लैंग ने ब्लंटली कहा, क्या होगा अगर तुम्हारे जाने के बाद झांग चोंग और चूहा मुझे मारने आ गए तो? तुम्हारे बिना मैं सेफ फील नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हम मिलकर चूहा को रास्ते से हटा सकते हैं और उसके बाद तुम चली जाना। ये सुनकर यहां तक कि सू क्यानशिन से भी और सुना नहीं गया, तुम कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो। तुम इमोशनल कार्ड प्ले करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। चो यावर तो और भी ज्यादा डिस्गस्टेड थी। मैंने झांग जी को अपने गुस्से और सू क्यानशिन का बदला लेने के लिए मारा है, इसका तुमसे क्या लेना देना? शेन लैंग चूहा आदमियों को पसंद करता है, हम दोनों की आपस में ठीक बनती है। मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे एक प्रिटी बॉय के लिए उसे क्यों मारूं? ये देखकर कि चो यावर उसकी हेल्प करने के लिए अनविलिंग थी, शेन लैंग के मुंह से निकल गया, हे, जाने से पहले फेयरवेल सेक्स का एक आखिरी राउंड कैसा रहेगा? उसके इन वर्ड्स पर हर कोई अपनी जगह पर स्टन रह गया। चो यावर इतनी गुस्से में थी कि उसने शेन लैंग को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे एक छोटे मुर्गे की तरह हवा में ऊंचा उठा लिया। अगले ही सेकंड उसकी गर्दन टूटने की आवाज आई। शेन लैंग, एज 19 साल, डेड। ऑफ कोर्स ये सब सिर्फ शेन लैंग की इमेजिनेशन थी। वो चो यावर के सामने ऐसी बात बोलने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। उस मोमेंट वो 2 बुक्स पकड़े हुए चो यावर के पास गया और जेंटली बोला, क्योंकि तुम जाने पर इंसिस्ट कर रही हो तो मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि तुम मुझे डिसलाइक करती हो, पर मैं फिर भी तुम्हें ये 2 बुक्स देना चाहता हूं। मुझे पता है तुम्हें पढ़ना पसंद है, इसलिए मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए लिखी है, टाइम पास करने के लिए। चो यावर ने वो 2 थिक बुक्स ले ली। उसने जर्नी ऑफ द मंकी टू ऑब्टेन द स्क्रिप्चर्स की आधी कहानी पहले ही सुन रखी थी, लेकिन उसने दूसरी बुक कभी नहीं देखी थी। ये बुक किस बारे में थी? शेन लैंग ने इसे ब्रीफली डिस्क्राइब किया। ये एक जीनियस के मीटियोरिक राइज के बारे में है और फिर कैसे वो उस औरत को तबाह कर देता है जिसने कभी उसे बिट्रे किया था। चो यावर को यह डिस्क्रिप्शन काफी इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन उसके बगल में खड़ी सू क्यानशिन को पूरा यकीन था कि शेन लैंग इतना जेनरस तो हो ही नहीं सकता। हालांकि उसने अपने थॉट्स अपने तक ही रखे और जैसा उसने सस्पेक्ट किया था, शेन लैंग सच में एक ट्रिक प्ले कर रहा था। जर्नी ऑफ द मंकी टू ऑब्टेन द स्क्रिप्चर्स 10,000 वर्ड्स से अनफिनिश्ड थी और बैटल थ्रू द हेवंस के सिर्फ कुछ लाख वर्ड्स ही लिखे गए थे, जो बीच में ही अब्रप्टली रुक जाती थी। एक क्रिटिकल मोमेंट पर यह सोचकर कि चो यावर के लिए इन अनफिनिश्ड स्टोरीज को पढ़ना कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा, शेन लैंग को अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। क्योंकि तुम चो यावर इतनी डिसाइसिवली जा रही हो तो मुझे डेफिनेटली तुम्हारे लिए कुछ ऐसी चीज छोड़नी चाहिए जिससे तुम मुझे याद रखो। लेकिन ऑफ कोर्स ये ऐसी होनी चाहिए कि जब भी तुम मेरे बारे में सोचो तो तुम्हारा दिल मुझे जान से मार देने का करे। शिप बोर्ड करने से पहले चो यावर एक बार फिर सू क्यानशिन के पास आई और पूछा कि क्या वो उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन इस क्वेश्चन ने इंस्टिंक्टिवली सू क्यानशिन को शेन लैंग की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। इस मोमेंट वो एक एगनाइजिंग डिसीजन में फंसी हुई थी। चो यावर वो रोशनी थी जिसने उसे रिडीम किया था, उसने उसकी रूह को आजाद किया था और वो उसकी एब्सोल्यूट आइडल थी। अब जबकि झांग जी मर चुका था और उसका बदला पूरा हो गया था, उसे लगा कि उसे हमेशा के लिए चो यावर को फॉलो करना चाहिए। लेकिन चो यावर कुछ ज्यादा ही ब्राइटली शाइन करती थी और उसके बगल में कोई भी औरत अपना अस्तित्व खो सकती थी। और शेन लैंग भले ही फ्लॉड था पर ज्यादा रियल लगता था। काफी सोचने के बाद सू क्यानशिन ने पूछा, चो यावर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे शेन लैंग? शेन लैंग ने सू क्यानशिन की नजरों से बचते हुए कॉशियसली जवाब दिया, या फिर तुम यहां रुक सकती हो। ये सुनकर सू क्यानशिन शार्पली बोली, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बनकर रुकूं? शेन लैंग टेकन अबैक था। एक कॉन्क्यूबाइन? मैं भला कैसे तुम्हें ऐसे रोल के लिए डिमीन कर सकता हूं? सू क्यानशिन एक कदम आगे आई। भूलो मत कि तुम्हारी वाइफ जिन मुलान है। जबकि तुम मुझे कॉन्क्यूबाइन बनाने की हिम्मत नहीं कर रहे हो तो क्या तुम मुझे साइड में एक मिस्ट्रेस की तरह रखने का प्लान बना रहे हो? शेन लैंग शॉक्ड था, अपने दिल में सोचते हुए सू क्यानशिन इतनी वाइस कब हो गई? उसे इतनी ब्लंट तरीके से बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी खामियों को हाईलाइट करने के लिए? किसी को भी चीजों को इतना क्लियरली नहीं देखना चाहिए। स्मार्ट लोग अक्सर अनहैप्पी रहते हैं, तुम बस खुद को दुखी कर रही हो। चो यावर जो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने बीच में टोकते हुए कहा, क्यानशिन बस एक इशारा करो और मैं इसे मार दूंगी। सू क्यानशिन हंसी, ये तो शुरू से ही एक स्काउंड्रल है, ये बात मैं डे 1 से जानती हूं। सू क्यानशिन की चॉइस देखकर चो यावर काफी सरप्राइज थी। जैसे ही इस लड़की ने अपने इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व किए हैं, क्या ये वापस इस स्काउंड्रल के जाल में फंसने का प्लान बना रही है? सू क्यानशिन की आंखों में आंसू भर आए जैसे ही उसने जवाब दिया, जनरल मैं डीपली ग्रेटफुल हूं कि कैसे आपने मेरी रूह को बचाया और मुझे एक नई जिंदगी दी, लेकिन मैं शेन लैंग के लिए नहीं रुक रही बल्कि अपनी फैमिली सू फैमिली के लिए रुक रही हूं। हालांकि सू एम्ब्रॉयडरी तबाह हो चुकी है पर मैं अभी जिंदा हूं और मेरी ग्रैंड मदर और भाई को अभी भी मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए मुझे अपने फैमिली बिजनेस को रिवाइव करने और सू एम्ब्रॉयडरी चेंबर ऑफ कॉमर्स को वापस जिंदा करने के लिए रुकना होगा। मुझे अपनी फैमिली को खुश रखना है। सू क्यानशिन के वर्ड सुनने के बाद चो यावर ने कुछ और नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे एम्ब्रेस किया और जेंटली उसे ये वर्ड्स कहे, अपना ख्याल रखना। फिर वो मुड़ी ताकि शिप बोर्ड कर सके और सेट सेल। कुछ मोमेंट्स बाद शेन लैंग और सू क्यानशिन शांति से डॉक पर खड़े थे और चो यावर की फ्लीट को जाते हुए देख रहे थे। इसी के साथ फ्यूरियस टाइड सिटी की बैटल का भी अंत हो गया।